नमस्कार सभी को। प्रणाम। जुड़ो आज, क्योंकि थोड़ा सा कार्यक्रम चल रहा था आरोग्य भारती का, इसलिए थोड़े से लेट हुए हैं। मेरी आवाज आ रही है? वीरेंद्र जी, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, प्रणाम सर। आ रही है सर। आज की संगोष्ठी का प्रारंभ चरक वंदना से करते हैं। यदा मत्स्य अवतरे हरिणाभिद्योदिता तदा शेषराय तत्र बुभेदा सागम अवात्मा यतश्रेयवायातु ज्ञाता केनचिन्दिता तस्मान् चरकानामान्यासो खयात्रेषु चित्तमण्डले सामात्रचरका आचार्यो देवाचार्यो यथा दिवो सहस्रवदन ध्यासोऽये वंशो रुजाकृता पाताञ्जल महाभाष्य चरक प्रति संस्कृते मनोवाक्याय दोषाणाम् अहत्रेयः पते नमः। अहत्रेयः पते नमः। अहत्रेयः पते नमः। आज एक कल हम थोड़ी सी हिस्ट्री का पार्ट बता रहे थे, और हिस्ट्री का पार्ट शुरू करने से पहले आज गणेशाय नमः करेंगे गुल्म चिकित्सा की। और ये गुल्म चिकित्सा में मैं क्यों कर रहा हूँ, इसमें कई चीज़ें जो है वो हैं। सबसे पहली चीज़ तो एक जो हम आज की कंडीशन में जो बहुत जूझ रहे हैं, वो एक तो रक्तज गुल्म अर्थात फाइब्राइड, एक वो, और इसको अच्छी तरह से करेंगे। और दूसरा एक एसिडोसिस कंडीशन होती है, उसको भी हम इसी में कर देंगे। और तीसरा जो बहुत ज़्यादातर रोग जो होते हैं, अपेंडिसाइटिस की ऐसी कंडीशन होती है, उसको भी हम इसी में करेंगे। और ये घटी यंत्र जो आपने जो डेमोन्स्ट्रेशन है घटी यंत्र का, वो बताएंगे। इसमें कई मैंने चीज़ लिए हैं। तो रक्तज गुल्म की चिकित्सा है, और प्रत्येक बातज गुल्म, इनसे संबंध क्या है। और आखिर में इस गुल्म का संबंध सीधे उदावर्त से है, और उदावर्त का सीधे संबंध जो है उदावर्त जन्य जितने भी रोग हैं उनसे है। और उदावर्त का जो सीधा संबंध है वो एक अरोचक है, उससे है। और इसका अरोचक का सीधा संबंध जो है वो लवणता से है, अम्लता से है, मधुरता से है, तिक्तता से है, और कषाय रस से, मतलब कषाय से सब। इसका जो सीधा संबंध है वो शोथ से है। अब ये जब हम एक पूरी सीरीज बना रहे हैं, तो सीरीज मैंने पूरी बना के लिखी है, क्योंकि एक कनेक्शन, जैसे मैंने कहा ना कि हम लोग जब पढ़ते चले आ रहे हैं, तो पित्तशय को हमने कहाँ से जोड़ा? वहां से। अम्ल पित्त को कहाँ से जोड़ दिया? वहां से। तो उदावत रोनी या एंडोमेट्रोसिस कंडीशन जो आई थी,
या इसे विलुप्ता यूनि कहा गया था, उसको कहाँ जोड़ा? वहां। एकलेप्सिया की जो कंडीशन आएगी वो यहाँ से शुरू होगी, एकलेप्सिया में, फिर सीधे शोथ के बाद फिर उदर रोग। तो ये जो मैंने कंडीशन ये जो बनाई है मैंने पूरी सीरीज, इस सीरीज में विभिन्न प्रकार के ऐसे रोग हैं जो आज की स्थिति में हमको जो है, जैसे हम नहीं कर पाते हैं कि इसका संबंध इससे कैसे होगा। वो कल हम देख रहे थे संप्राप्ति जो हमारी जो हिस्ट्री थी, उस हिस्ट्री लेने का जो हमारा तरीका है, उसका तरीका मैं आपको कई तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी तरह से हम जो है उसकी गुण के आधार पर हिस्ट्री, हमारे दो रस लगभग पूरे हो गए थे, और तीसरा रस जो है अम्ल के आधार पर हमने और मधुर के आधार पर ऐसा कर देख लिया था। एक आयुर्वेद डॉक्टर है रामपुर में, आयुर्वेद पढ़ाता है। थोड़ा सा ये थोड़ा सा म्यूट कर लें तो ठीक ही रहेगा। हिमांशु जी आप थोड़ा अपना माइक जो है म्यूट कर लें। जी हिमांशु जी आप अपना माइक जो है म्यूट कर लें। आंसर देख रहा हूँ। अवनीश अवनीश जी हमारे चिकित्सा अधिकारी और हमारे एमडी हैं पीलीभीत कॉलेज से, हमारे बॉस आ चुके हैं। जी तो मैंने एक ऐसी सीरीज बताई, कल मेरी हिस्ट्री का पार्ट रह गया था कि हम आखिर पेशेंट की हिस्ट्री मैंने आपको दो रसों के आधार पर बता दी थी कि दो रसों के आधार पर जो है, नमस्कार नमस्कार, दो रसों के रसों के आधार पर हिस्ट्री हमने ली थी। अब हम तीसरा रस लेते हैं कि अम्ल रस, और उसके बाद लवण रस, और लवण रस कटु तिक्त कषाय के आधार पर अगर हम ले लें अच्छा है, लेकिन सीरीज में क्योंकि बीच में जो लवण रस है उसको हम क्यों छोड़ें, उसको हम साथ में लेके चलते। एक पेशेंट हमारे पास आया, एक पेशेंट ने कहा डॉक्टर साहब मेरा जो है मुंह नमकीन रहता है। जब उसने हमें हिस्ट्री दी तो हमें कहा कि मेरा मुंह नमकीन रहता है, हम होल ओवर कंडीशन में पहुंचे कि पेशेंट का जो, क्योंकि कफ का जो अपना एक गुण होता है, अब बल्कि एक विकृति अवस्था होती है, उसकी विकृति अवस्था होती है, वो लवण रस से होती कैसे है वो हमको जानना है। अगर हम ये नहीं जान पाएंगे तो हम लवण रस के चक्कर में घूमते रहेंगे, और उसका लवण रस क्यों हो रहा है, कफ लवण रस को मतलब नमकीन मुंह क्यों बता रहा है, वो क्यों प्रदर्शित कर रहा है, ये तो हमको समझ में आ गया कि कफ का एक विकृत रूप है। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि ये आखिर वायु और पित्त यानी कि वात और पित्त, इन दोनों के किस गुणों के कारण लवण रस हो। मैं अभी 5:30 बजे की जो मेरी अपनी फेसबुक लाइव क्लासेस थी उसमें मैं आपको बताता हूँ। हाँ आप कह रहे हैं कि मधुर रस विदग्ध होके जो लवण रस जो करता है, ठीक है, विदग्ध, बिल्कुल सही बात है। अब आपने विदग्धता तो पढ़ ली, विदग्ध भी हो गया, आपने ये भी देख लिया कि जब कफ विदग्ध होगा तब वो लवण रस में कन्वर्ट होगा, लेकिन विदग्ध होगा कब ये समझने की जरूरत है। तब हमको फिर पित्त के गुणों पे जाना पड़ेगा कि पित्त का ऐसा कौन सा गुण पड़ा जो इसमें लवणता पैदा, तब हम, जी पित्त के कारण है, ठीक है, आप लिख रहे हो, सही लिख रहे हो सीमा जी, लेकिन उसमें पित्त के गुण देखेंगे कि पित्त का ऐसा कौन सा गुण बढ़ गया जो कि कफ को सुखा रहा है। यहाँ पर क्या है, कफ सूख रहा है, इसलिए आचार्य सुश्रुत ने एक जगह कहा कि सूखा हुआ कफ, जी आप लिखते रहिएगा इस पे, हाँ, सूखा हुआ कफ जो है वो किसके समान होता है, तम के समान होता है। सूखा हुआ कफ तम के समान होता है। अब तम के जब समान है तो वहां पर, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज मत करना, आचार्य सुश्रुत ने कहा कि सूखा हुआ तम के समान होता है, तब वहां पर हम मानस रोग में जब पढ़ेंगे तो मानस रोग जब मन की उसमें जाएंगे हम, तो मन में भी वही तीन दोष हैं, लेकिन यहाँ संप्राप्ति दूसरी है। वहां पर उन्होंने तम कहा है, यहाँ पर लवड़ा लवण रस्या हो रहा है, लवण रस जो है वो दिख रहा है हमारे लिए
कि वो पेशेंट बता रहा है कि मेरा मुंह नमकीन होता है, तब यहाँ पर हम सीधे सीधे कहेंगे कि पित्त का जो वास्तव में 3 गुण हैं वो बड़े हुए हैं, और इन 3 गुणों के साथ में योग वायु वायु मिलकर तब उस कफ को सुखा। दोनों दोष इन्वॉल्व हैं। एक यो सम रहते हुए योगवाही गुण को प्रदर्शित कर रही है, वायु सम रहते हुए योगवाही गुण को प्रदर्शित कर रही है, लेकिन कफ के जो 3 गुण बड़े हुए हैं उन 3 गुणों से तब हम कफ के रस में चले जाएं। अब जब रस में जाएंगे तब कफ का एक, अब मैं आपको बिल्कुल एकदम संहिता से जोड़ के चल रहा हूं, कंफ्यूजन बिल्कुल मत करना। तभी आचार्य सुश्रुत ने जो पित्त के 2 रस बताए थे, एक तो कटु रस और एक जो है उसका तिक्त रस, लेकिन आचार्य चरक ने 3 रस बता दिए थे कि पित्त के 3 रस होते हैं, कटु रस होते हैं, तिक्त रस होते हैं और अम्ल रस होते हैं। लेकिन वो दोनों अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, कहीं पर कोई भेद नहीं है। बस वो मैं आपको पूरा समझा ही चुका हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री हमको लेनी है, तब हमको समझाना है, समझना है कि इसमें है क्या। तब हम 3 पित्त के, यानी कि वो अम्लता को प्राप्त है, वो उष्णता को प्राप्त है और वो उसकी तीक्ष्णता को प्राप्त है, और वायु योग भाई गुरु धर्म निभा रही है, और वहां से वो उष्णता को लेके जो कफ है, अब वो कफ चाहे वो विकृत अवस्था में है और चाहे वो साम्य अवस्था, अगर साम्य अवस्था में है तब वो उसको सुखाएगी, तब उसके अंदर लवणता। दूसरा सवाल आता है कि अगर वायु के द्वारा केवल सूख रहा है तो क्या होगा। यहां पर ये चीज है, तब जब वायु के द्वारा कफ सूखेगा तब उसमें लवणता नहीं होगी। तब आचार्यों ने कहा कि वहां लवणता नहीं होगी, वहां पर वो तम स्वरूप तो होगा, ये तो तय है, वो तम के लक्षणों को दिखाएगा, लेकिन वहां पर पित्त नहीं होगा। और पित्त के द्वारा जब उसका कफ सूखेगा तो वो लवणता को प्राप्त ना होके, बल्कि क्या करेगा, एक शरीर के अंदर स्रोतों में सूक्ष्मता पैदा करेगा, और वो सूक्ष्मता पैदा वायु के द्वारा ही होगी, क्योंकि जहां उसको वो सुखाएगी वहां उस स्रोत को बंद करेगी। लेकिन लवणता में क्या है, क्योंकि लवण खुद ही लवण का क्वाथ बना सकते हैं कि नहीं। नहीं बना सकते। हाँ, लवण का जब क्वाथ नहीं बन सकता तो लवण जैसे ही पानी के संपर्क में आएगा वो खुद ही घुल जाएगा, और जब खुद घुल जाएगा तब वहां पर वो सूखेगा केवल वायु के द्वारा, वहां पर वायु के द्वारा सूखेगा, अर्थात वो ठोस भी हो सकता है। लेकिन जहां लवणता होगी वहां पर वो ठोस नहीं हो सकता, क्योंकि लवण खुद जो है वो जल का अवशोषण करते हैं। यही कारण है कि उसके मुंह में हर समय, जब पेशेंट कहता है कि मेरे मुंह में साबुन जैसा घोला रहता है, तब वहां पर हम कहेंगे कि हाँ, वायु के द्वारा मतलब कहना चाहिए कफ को सुखाया गया है। लेकिन पेशेंट कहता है मुझे नमकीन लग रहा है, तब कहेंगे यहाँ पित्त के द्वारा योग भाई गुण वायु ने लगाया फिर उसको सुखाया है। चिकित्सा हमको पित्त की करनी है, चिकित्सा हमको वायु की करनी है, क्योंकि हमको दोनों में से ये नहीं पता है। दोनों में से एक को तो पता है कि पित्त का यहाँ पर ये गुण 3 बड़े हैं, लेकिन वायु नहीं पता है कि वायु सम अवस्था में है या फिर अपनी वृद्धि की अवस्था में, विषम अवस्था में। दोनों ही स्थिति में हो सकती है, उसको ध्यान में रखेंगे। पित्त के 3 गुणों की चिकित्सा ये कर दी, पहली चीज ये लवणता के आधार पर। दूसरा, अब हमारे पास एक पेशेंट और आया, वो ये कह रहा है कि मेरे साथ साथ में ये मुंह में जो घुला रहता है ना डॉक्टर साहब, ये मुंह में साबुन जैसा घुला रहता है, और हर चीज मुझे चिपकी चिपकी जैसी लगती है, मैं पानी पीऊं फिर भी ये साफ नहीं होता है। लेकिन ये जो क्लिनिकल मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्लिनिकल आपको पेशेंट टू पेशेंट डिफर करेगा, और वहां पर आपको पूछना पड़ेगा। हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि आपके पास कितने इतने ऐसे पेशेंट आए हैं जिनको आप अच्छी तरह से आपने डायग्नोसिस बनाई है, और उसके आधार पर आप, हिस्ट्री कहीं लिखी नहीं होती है, हिस्ट्री सिर्फ ऑन बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है आपको, वो चीज है। एक पेशेंट मेरे पास आया, वो कह रहा है मुंह में मेरे साबुन घुला होता है और सफेद मेरी कोटिंग है। आप पूछते हो ना कि आप जीभ दिखाओ कैसी है, तो बोले कोटिंग है। आपका स्वाद कैसा रहता है, बोले ठीक रहता है, साबुन जैसा घोला रहता है। बाकी मीठा खाता हूँ तो मीठा मुझे पता चलता है, कड़वा खाता हूँ तो कड़वा मुझे पता चलता है, मैं नमकीन खाता हूँ तो नमकीन मुझे पता चलती है। ये मुझे टेस्ट तो सब पता पता चलती है, लेकिन मुंह में साबुन जैसा घोला रहता है। उस स्थिति में तब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो लवण रस है, जो लवण लवण रस, अब लवण रस क्या क्या हो रहा है कि वहां पर एक थोड़ा सा उसको पिन करेंगे। एक बात बताओ, जो सामने बैठा हुआ आदमी है वही सब्जी खा रहा है जो आप खा रहे हो, आपको ज्यादा नमक लग रहा है, लगता है या उसको लगता है, तब वो आपको बताएगा।
कि उसके मुकाबले नमक मुझे ज्यादा लगता है। पेशेंट कह रहा है कि सामने वाला कहता है कि नमक ठीक है सब्जी के अंदर, लेकिन मुझको लगता है कि नमक ज्यादा है। अर्थात बॉडी के अंदर जो लवणता है, क्या कहते हैं ना कि जो समान दोष होते हैं, सामान्यम वृद्धि कारणम, वो अब हम भूल तो जाते हैं, वो श्लोक तो हमको याद है, लेकिन उस श्लोक को हमको तोड़ मड़ोड़ कर क्लिनिकल पिक्चर में नहीं दिखाई देते। और क्लिनिकल पिक्चर दिखाई नहीं देती, पेशेंट फील हो जाता है। तब वहां पर क्या है कि आप आचार्यों ने कहा है, जिस चीज से रोग हुआ है, जो चीज ज्यादा खाने की इच्छा कर रही है पेशेंट को, वही उसकी बंद करा दो, वही रस उसको नुकसान दे। होगा क्या? तीसरा भी आएगा मरीज, वो कहेगा ऐसा तो मेरे साथ होता ही होता है, लेकिन डॉक्टर साहब मैं खाता हूं, थोड़ा सा नमक खाता हूं, और नमक खाने के बाद मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। नमक खाने के बाद मेरे, अक्सर आप देखते होंगे, नमक खाने के बाद मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तब नमक खाने के बाद जब ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, क्या है वहां पर ऐसा? नमक खाने से ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ गया? तो अक्सर हम बोलते हैं नमक कम खाया करो, ब्लड प्रेशर इससे बढ़ता है, और ये मतलब कहना चाहिए, लेकिन हमारे आचार्य ने कहा सेंधा नमक खाओ, नहीं बढ़ेगा। और आजकल तो एलोपैथ की जो मेडिसिन आ रही है, वो भी पोटेशियम वाली आ रही है। सोडियम वाली आना बंद करवा दी, उन्होंने सीधे जो है पोटेशियम वाली देना शुरू कर दी। वहाँ क्या मतलब? वहां पर सिर्फ मतलब ये है कि लवण रस कफ को बिलियन से बिलियन करता चला जाएगा। अर्थात वो शरीर के अंदर उसका एक गुण बढ़ेगा। और मैंने अभी जब 5 बजे का क्लास था, तो उसमें बताया था कि उसका कौन सा गुण बढ़ेगा? द्रव गुण बढ़ता है। नमक जो है उसे द्रवता को प्राप्त करते हुए चल जाएगा, और जब द्रव होगा तो जितना शरीर के अंदर कफ घूम रहा है, जो अपने हजारों कफ ऐसे हैं जिनके पोषक अंशों को साथ में लेके वो घूम रहा है, और जिस जिस कफ के पास जाता है उसके पोषक अंश को उसने दिया, और उससे तृप्ति कर दी, और उसका पोषण कर दिया, और फिर आगे बढ़ गया, उसने कोई दूसरा कप पकड़ लिया। इस तरह से हमको संप्राप्ति वहां बनानी है कि जहां पर मतलब कहना चाहिए जो रस है उसके आधार। 3 रस हमारे पास बचे, उन 3 रसों में कटु तिक्त कषाय, ये 3 रसों की संप्राप्ति बहुत सरल होती है। और बहुत सरल क्या होती है कि ये तीनों रस ऐसे होते हैं जो चिकित्सा में इन्हीं का ही ज्यादा प्रयोग किया जाता है। क्योंकि आचार्यों ने बताया था, एक तरफ संतर्पण और एक तरफ अर्पण, अवतर्पण, एक तरफ लंघन और एक तरफ ब्रंगण, दोनों में जमीन आसमान बनता है। लंघन अलग चीज है, ब्रंगण अलग चीज है, संतर्पण अलग है, और क्या कहते हैं, अवतर्पण अलग है। अवतर्पण और संतर्पण ये दोनों पार्ट हैं स्वस्थ वृत्ति कि हमको अवतर्पण और संतर्पण, ये डिजीज स्वस्थ वृत्त के और रोग कैसे उत्पन्न होगा, ये से जुड़ा हुआ है। जहां पर लंघन और ब्रंगण की बात आई, ये चिकित्सकीय बात है। अब चिकित्सकीय पार्ट में जब संतर्पण किससे होगा? इन 3 रसों से होगा, मधुर, अम्ल, लवण। और फिर मतलब जो अवतर्पण होगा वो इन तीनों से होगा, कटु तिक्त कषाय, इन तीनों से हो गया। इसको हम सामान्य वृत्ति कारणम समझ लें सूत्र। यहाँ पर क्या है, आयुर्वेद में हम लोग ना रस पढ़ते चले जाते हैं, और रस पढ़ने के साथ साथ उसको क्लिनिकल भाषा में हिस्ट्री में लेते ही नहीं। वहां पर 3 दे दिए उन्होंने सामान्य नियम, सर्वदा सर्वभावनाम सामान्य वृत्ति कारणम, नियम केवल 3 पर ही फॉलो है, 3 रसों पर ही फॉलो है। वो जो शरीर का संतर्पण करें, सामान्य को सामान्य से बढ़ा दे। तब विशेष की परिभाषा, जब चरक संहिता, विशेष की परिभाषा जब चरक संहिता में या पदार्थ विज्ञान में जब उसको दी है, और उन्होंने पूरी विशेष को समझाया कि विशेष क्या है, इसके विरुद्ध जितने भी गुण हैं जो इनको समाप्त करेंगे, इनके गुणों को साम अवस्था में लेके आएंगे, और वो 3 रस हैं, और वो 3 रस में 3 महाभूत हैं, और वो है आकाश, अग्नि और वायु। आप किसी को अगर संप्राप्ति स्त्री लेने में अगर कोई दिक्कत हो, तो इसको याद रख ले कि हमको 3 ऊपर वाले हैं, संतर्पण करेंगे, 3 नीचे वाले हैं, अवतर्पण करेंगे, जो 3 नीचे वाले हैं वो लंघन करेंगे, और जो 3 ऊपर वाले हैं वो ब्रंगण करेंगे। समझ आ रहा है आपको? कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो किसी के साथ तो बताओ। आवाज चली जाती है। अच्छा, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई। जी सर, बीच सीमा जी ठीक आ रहा है, समझ में आ रहा है? में सर चली हाँ जा रही है। हाँ, थोड़ा सा वो 8:30 बजे तक। हाँ ठीक है, ठीक, थोड़ी सी जी सर, आ रही है आवाज।
ठीक है, इतना करने के बाद गणेशाय नमः करता हूं थोड़ा सा। गुल्म चिकित्सा का, जो गुल्म का निदान, चिकित्सा, उसकी पूरी संप्राप्ति, एक एक गुल्म की संप्राप्ति, एक एक गुल्म खातिर किससे कैसा संबंध है, थोड़ा सा मैं उसको शुरू कर रहा हूं। और उस शुरू करने के बाद, क्योंकि आज एक केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो केस जो है वो हमारे डॉक्टर प्रमोद मिश्रा जी का है, लेना जरूरी है वो, इसलिए उसको ले लेंगे। उसके बाद जो है फिर आगे करेंगे। हाँ, शूल अब यहाँ से शुरू हो रहा है पार्ट वन, हिस्ट्री गुल्म टेकिंग वाले चिकित्सा। पॉइंट खत्म हाँ खत्म, केवल बस आपको वही सोचना है, कटु तिक्त कसा है, हो गए। ऐसा है ना। किसी चीज की हिस्ट्री लेने का मतलब होता है कि हम अपने रसों पर जाएं, रोगी को ये हमको पता करना है कि ये कौन से रस खा रहा है और कौन से रस से उत्पन्न ये रोग हो रहा है, और फिर उसका निदान, मतलब कहना चाहिए उसका जो संप्राप्ति भंग है वो किससे हो। बाकी और जो मेन सीट देंगे बना के, हिस्ट्री सीट देंगे बना के कि हिस्ट्री कैसे ली जाती है उसके आधार पर, क्योंकि हमको इतना टाइम नहीं मिलता ओपीडी में। अच्छा चिकित्सक वही है, 7-8 पॉइंट पूछो, फटाक से अपनी संप्राप्ति पे पहुंच जाओ, एकदम दोष दोष उसके गुणों पर, और उसको गुणों को किस तरह से वहां पर संप्राप्ति भंग करनी है वो बस धीरे धीरे आपको सब बता। ज्यादातर आप तो जान ही गए हो, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन एक पे करके जो है वो मैं हिस्ट्री सीट डालूंगा ग्रुप में। उस सीट को जो है, और बहुत लंबी चौड़ी सीट नहीं, केवल 20 क्वेश्चन होंगे, और 20 क्वेश्चन में पूरी सीट जो है आपको भर के एकदम आप बना भी लेंगे फटाक से। डायग्नोसिस ये है, ये परमानेंट डायग्नोसिस है, और इसको आप जो है ट्रीटमेंट करें। गुल्म चिकित्सा पार्ट वन, आज पार्ट वन हो रहा है। लगभग 30 या 20 या 30 इसके जो पूरे जो है हमारे क्लासेस होंगे, और उसमें एक एक चीज का फिर आपको मय औषधि सहित उसका निदान कैसे, और इसका एक दूसरे से कनेक्शन दूसरी डिजीज में कैसे होता है, वो जैसे कि मैंने आपको पित्ताशय में बताया, अम्ल पित्त में बताया, और फिर उसके बाद में इन सभी रोगों को एक दूसरे से, जैसे श्वेत प्रदर का पित्ताशय से क्या संबंध है वो आपको। अच्छा एक बात बताओ, श्वेत प्रदर के जितने मरीज देखे थे आपने उनसे पूछा पित्ताशय है या नहीं है? किस किस ने पूछा, फटाफट अपना जो है। जी सर, बहुत सारे पेशेंट में मिला सर, मैंने हाँ पूछा था सर मिल रहा है सर, हिस्ट्री मिल रही है। जी जी। तो श्वेत प्रदर जब किसी को होता है तो आप उसको एक बार पूछें कि आपको पित्ताशय होता है या नहीं है, पेशेंट 100% बताएगा कि हाँ मेरे को पता है। जी विवेक जी, आपने करा ऐसा? शायद उस समय आप थे नहीं। जी, गुल्म चिकित्सा का पहला पार्ट, सूल और गुल्म का परस्पर संबंध। अब एक तरफ हो रहा है दर्द और दूसरी तरफ हो रहा है गुल्म, ये दोनों चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, परस्पर संबंधी है। गुल्म है, हम कह देते हैं बातिक गुल्म है, बोले जी दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है तो दर्द का और गुल्म का फिर क्या संबंध है, वो जरा देखेंगे कैसे इसकी संप्राप्ति बनती है। मेरी आवाज क्लियर नहीं हो रही, नेटवर्क की वजह से नहीं हो रही, या फिर मनदीप जी कह रही हैं कि नेटवर्क की वजह से आपकी आवाज जो है थोड़ी सी कम हो रही है? थोड़ी क्लियर कम है। बिल्कुल बिल्कुल भी ठीक आ क्लियर रही नहीं है कट सर, रही कभी है, ठीक कट कभी रही है ठीक आ बीच में। जाते हैं, कभी कट जाती है। सर, बहुत कट रही है आज। 80% ठीक है, 20% गड़बड़ी हो गई। हम लोग से रिपीट कर दीजिए कुल है, रिपीट कर दे। सूल, स्टार्टिंग। हाँ सूल और गुल्म। आज हम गुल्म का गणेशाय नमः कर रहे हैं, और गुल्म का पहला पार्ट है। और उस पहले पार्ट में हम सबसे पहले गुल्म में ये देखेंगे कि गुल्म और सूल, गुल्म भी है, अगर बातज गुल्म है किसी को तो उसमें सूल होगा। पेशेंट हमारे पास कंप्लेंट लेके आएगा कि मेरे दर्द होता है, और डॉक्टर साहब कभी ऐसा भयंकर दर्द होता है, कभी रुक जाता है, कभी कुल्ला जैसा लगता है, पेट के अंदर लगता है ऐसे गोला जैसा घूम रहा है। तो सूल और गुल्म, इन दोनों में अंतर क्या है, और महर्षि ने इसको किस, महर्षि ने इसको किस प्रकार देखा था। सुश्रुत ने जब सूलों का वर्णन किया है, मैं आपको सूल, जिसको अगर कोई उस समय है तो आपको कम से कम 6 महीने 5 महीने पहले सूल बता के आया था, हृदय सूल, सब 8 प्रकार के जो सूलों का वर्णन किया है सुश्रुत ने, उनका पूरा क्लिनिकल बता के आया था, कोरोनरी ये सब हो। तो वो गुल्म और सूल 8, लेकिन चरकाचार्यों ने केवल गुल्म का वर्णन किया, और जबकि सुश्रुत ने उसके साथ में 8 प्रकार के सूलों का वर्णन किया। जरा उसको देखते हैं, इससे कंपेयर करते हैं, और फिर एक तरफ रखते हैं संप्राप्ति और एक तरफ रखते हैं पेशेंट, और फिर फाइनली दिमाग में चले तो चले क्या। गुल्म और सूल के परस्पर संबंध,
का एक अन्य प्रकार से भी विचार किया जा सकता है कि शूल का जो अलग मैं बता के आया था, वो केवल सुश्रुत ने ही उन सूलों का वर्णन किया है, जो 8 प्रकार के सूलों का वर्णन अब से पहले हम करके आए थे। चरक तथा दोनों बागभट्ट ने, क्योंकि दोनों हमको पूरी शैली ये लेनी है कि कहीं पर हम अपने ग्रंथ से हटकर ना जाएं, ग्रंथ का सही अर्थ निकालकर फिर उसकी जो व्याख्या है वो करें। चरक तथा दोनों बागभट्ट ने इसका समावेश गुल्म रोग में ही कर दिया है, और अधिक स्पष्ट होने से प्रथम संग्रहकार का वचन जरा उद्धृत करते हैं, और जरा श्लोक देखिए कि वो क्या करके आए थे। अष्टांग संग्रह निदान स्थान अध्याय 11 में ये श्लोक लिख दिया है, और इसको आप देखें तब आपको अब समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। यथा स्वयं वात प्रधाना पिरकुपताम दोषाम पृथक संस्था समस्था शारक्ता व महास्रोतस्वनु प्रवश्यादुवृत्तो धर्मस्य च मार्ग शूल पर्वजनंतो गुल्मम विवंती। अष्टांग संग्रह निदान स्थान अध्याय 11 में ये श्लोक है, और इस वचन की पुष्टि के लिए पिरकुपित दोषों और रक्त धातु द्वारा प्रथम शूल की तदंतर गुल्म की उत्पत्ति कही गई है। इसका साथ तात्पर्य बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि पहले रक्त दूषित होता है, दोनों रक्त द्वारा यानी कि प्रथम शूल की उत्पत्ति होती है, इसमें जो माध्यम होता है रक्त होता है, और प्रथम शूल की उत्पत्ति होती है, और उत्पत्ति होने के साथ फिर जो है गुल्म की उत्पत्ति होती है। अब शूल की जब उत्पत्ति हो गई तो शूल होता किसके द्वारा है? वायु के द्वारा। अब जब वायु के द्वारा शूल हो गया तो फिर उसके अंदर ये रक्त द्वारा प्रथम शूल की, ये इसका अर्थ है, रक्त द्वारा प्रथम शूल की, उसके बाद गुल्म की। तो गुल्म क्या है? यानी कि गुल्म एक वो है जो किसी भी दोष धातु मल इनके द्वारा एक घिरा हुआ वायु का गोला, जहां पर ना तो यहाँ एक छोटी सी मैं आपको स्थिति बताता हूं, और वो स्थिति बिल्कुल एकदम उल्टी है। वायु यहाँ पर क्या है? एक रूप में जो शूल की उत्पत्ति कर रही है, वहां पर जब शूल होगा तो मैंने आपको बताया था कि तोंद और शूल, जब तोंद होता है तो वायु कैसी होती है? किस अवस्था में होती है? वायु समावस्था में होती है। यस। और यहाँ पर क्या हो रहा है? ये सर, शूल। तो जब यहाँ शूल हो रहा है, समावस्था सम अवस्था में तोंद होता है, आवृत्ति। वो निकल के भागती है ऐसे ऐसे, लेकिन है सम अवस्था में। वैसे भीड़ है ना, अब भीड़ पड़ गई, अब वायु जा रही है निकल के, तो वो घूम घूम के आदमी को क्रॉस क्रॉस कर करके वो निकल जाएगी अपने स्रोत से, क्योंकि वो सम अवस्था में कर कुछ नहीं रही है। लेकिन जहां पर वो प्रकुपित होगी, जहां पर वो वृद्धि को प्राप्त होगी, जहां उसका संचय हो जाएगा, और जब वो संचय हो जाएगा उसको चारों तरफ से अगर किसी ने घेर लिया, तब वहां पर क्या उत्पन्न करेगी? क्या उत्पन्न करेगी? अरे तभी तो वह सूल उत्पन्न करेगी, अन्यथा उसको सूल उत्पन्न करने की क्या आवश्यकता है? वो तो अगर फिर उसका जब रास्ता ही खाली है, जब उसके स्रोतस में जाने का रास्ता बिल्कुल एकदम खाली है, तो वो जबरदस्ती थोड़ी ना सूल उत्पन्न करेगी। उसको चारों तरफ से घेरा है किसी ने, आवरण हुआ। इस चीज को विशेष ध्यान रखो, यही आयुर्वेद के बेसिक कंसेप्ट है। पता लगी तो हो रही है, आपने वायु शांत करने के लिए ड्रग दे दिए, अरे वायु तो वैसे ही सम अवस्था में थी, और आप वायु शांत करने की ड्रग दे रहे हो। ठीक है, इसको बार बार मैं रिपीट इसलिए कर देता हूं कि आपको बार बार वो चीज दिमाग में टच होनी चाहिए कि ऐसा है, यहाँ पर तोंद है या सूल है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वह विषम अवस्था में है, यहाँ पर सम अवस्था में है। और सम अवस्था में तो उनकी चिकित्सा करो जो उसको जाने से आगे रोक रहे हैं, अर्थात भीड़ भाड़ इलाके को, भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहां पर थोड़ा हल्ला काटो, ऐसी मेडिसिन दो, हट्टो बच्चों की स्थिति खत्म हो जाए और उसका रास्ता साफ हो जाए, वो चली जाएगी। लेकिन जहाँ चारों तरफ से घेर लिया है, फिर वहां पर बल प्रयोग करना पड़ेगा, अर्थात उस आवरण की चिकित्सा करनी पड़ेगी। यहाँ पर आचार्य ने वही कहा है। आपने बोला गुण दोष धातु मल द्वारा गिरा हुआ वायु का गोला, क्या बोला आपने?
देखो किसी के द्वारा घुल सकता है। रक्तज गुल्म में वायु रक्त के द्वारा मतलब कहना चाहिए आवृत होती है। अगर वातज गुल्म है तो कोई पुरीस हो सकता है वहां पर, उस पुरीस के द्वारा वातज गुल्म पैदा हो गया हो, पुरीस ने उसका रास्ता रोका हो, वहां आवरण पैदा किया हो उसके लिए, तब वहां पर वातज गुल्म या अन्न गुल्म की उपस्थिति हो सकती है। तो वहां पर किसी दोष भी हो सकता है। अगर पित्त के कारण होता है तो गुल्म का मतलब ये थोड़ी नहीं है कि पेट में ही गुल्म होगा। अभी तो मैं हृदय में ले जाऊंगा कोरोनरी थ्रोम्बोसिस एज ए लाइक टू गुल्म, वो गुल्मी सर है। सर आपने बोला तोद में वायु समावस्था में रहता है, सूल में सर आवाज कट गई थी, सूल में क्या क्या होता है वायु? बता दो कोई। त्रिशूल में प्रकोपित अवस्था में होती है और उसको चारों तरफ से कोई चीज घेरे रहती है, आवरण होता है। आवरण होता है। ठीक। रोज एक बार रिपीट करता हूँ। लघु भागवत ने भी इसी प्रकार सूल पूर्वक गुल्म की उत्पत्ति को कही है। इसको आप देख सकते हैं लघु भागवत में अष्टांग हृदय निदान स्थान अध्याय 11 में 38वां श्लोक। इस टिप्पणी में चंद्र तथा तोदड़ नामक टीकाकारों का मत दिया गया है कि सूल पूर्वक पूर्व सूलम कृत्वा गुल्मम तु पर्यंती इत्येन सूल निदान मुक्तम। निश्चित ही इस व्याख्याकार से टीकाकारों ने ये अपने मन में बिठा लिया था कि कोई इस भ्रांति में ना पड़े कि बागभट्ट ने अपने तंत्र में सूल जैसे सुप्रत्यक्ष रोग को स्थान नहीं दिया है। तंत्रकार ने उसका पृथक निरूपण ना कर गुल्म के ही निदान को सूल भी निदान किया है। होता क्या है कि हम लोग बहुत जल्दी ऐसा कह जाते हैं ना, अरे बागभट्ट जी ने कुछ और कह दिया, चरक जी ने कुछ और कह दिया और सुश्रुत जी ने कुछ और कह दिया। और मैं आपको इस पर जो है आपको खुद ही बताता चला आ रहा हूं कि ऐसा नहीं है। जिसका भी उठा के देखोगे, अगर आपके पास दिमाग है या मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, तो सोचो तो सब आचार्यों ने केवल एक ही चीज कही है, बस केवल समझने का अंतर होता है। जैसे उस दिन देख रहे थे, मैंने कहा ना कि जब पंचमहाभूत की चिकित्सा में जाएंगे तो सब पढ़ते हैं कि 10 क्या होते हैं, वो कौन से गुण बताए थे वो फिर भूल जाता हूँ। परादी गुण, अपराधी। है परादि गुण। परादी। तो सबके दिमाग में यही चीज है और होनी भी चाहिए। और आचार्यों ने सबने भी कहा है कि हाँ परादी 10 होते हैं, लेकिन जब उनको अंदर जाके देखोगे तो वही परादी 14 हो जाते हैं। और वो 4 का जो, जब उन्होंने वैशेषिक दर्शन ने उनको अंदर किया था कि इन 10 के अंदर जो है इन 4 को भी लपेटो और सीधे 10 करो ताकि कोई ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। सिद्धांत ये था। और हम लोग क्या करते हैं कि वो 4 ही भूल जाते हैं। और उसमें 4 मुझे याद है, पृथकत्व, द्रवत्व और गुरुत्व, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व और गुरुत्व, ये 4 गुणों को दर्शाया नहीं गया है, वो सीधे उसी के अंदर समावेश कर दिया है और गिनती दे दी 10 और वास्तव में 14। लेकिन अलग अलग हिसाब से जब भूतों को देखेंगे तो भूतों में ये जो गुण होते हैं ना, ये द्रवत्व, संयोग, विभाग, संस्कार, इन सभी में अलग अलग टाइप्स होते हैं। किसी में 11 होते हैं, किसी में 7 होते हैं, किसी में 8 होते हैं, पृथ्वी में 14 है। यही देख, मैं मैं यही तो समझाना चाह रहा था कि पृथ्वी के अंदर 14 कैसे हैं फिर, जब सबके अंदर एक और हर महाभूत में इसके गुणों की क्या हो जाती है, एक प्रकार से वो प्रवेश होते चले जाते हैं। तो पृथ्वी के अंदर 14 हो गए और बाकी में 8 8 9 9 10 10 11 11 हो गए। और सबको जब पूरी तरह से उसको किया, मैं जब पंच महाभूत चिकित्सा 13 सितंबर से पढ़ाऊंगा तब फिर जो आपको बताऊंगा। अरुण दत्त, एक यहाँ पर केवल एक अरुण दत्त को लेके और फिर मैं यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर केस डिस्कशन होगा और एक इम्पोर्टेंट केस है जो एनाफाइलेक्सिस शॉक का है, उसमें हम करेंगे और बाकी 1 2 केस और हैं वो भी ले लेंगे। इसलिए मैं आज शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि केस जो है डिस्कशन हो जाए, 2 3 4 केस पड़े हैं। अरुण दत्त अपनी टीका में कहते हैं, सूलम पूर्व यशमनी एव तसूल पूर्व कर्म पूर्व सूलम कृत्वा पश्चात दोषाम गुलवम कुर्वन्ति अन्यनाश्य प्राग्यम मुक्तम। तात्पर्य, प्रथम सूल होता है, पश्चात गुल्म होता है। इसको आप नोट कर सकते हैं। यही चीज हम लोग जब पढ़ेंगे तो तीनों सूल जो चारों प्रकार के मतलब कहना चाहिए गुल्म है, उन गुल्मों में सब, जब हमारे पास एक भयावह कंडीशन आज पड़ी हुई है, थायराइड,
वो फाइब्राइड में जब हम पढ़ेंगे तो इसको जरूर याद रखना, प्लीज भूलना मत। जितेंद्र जी आपसे थोड़ी सी शिकायत है, भूलना मत, लिख लिया करो कि यहाँ पर जो है की पॉइंट क्या है, उस की पॉइंट को पकड़ के हम अपनी चिकित्सा को निदान तक पहुंचाएं तो अच्छी बात है। और मैं सभी से कहूंगा कि जो की पॉइंट है वो लिख लिया करो। अरे जब मैं की पॉइंट लिखता हूँ रोज रोज, तो आप भी तो की पॉइंट लिखो। ओके सर। पिट्ठम पिट्ठम सूल होता है और पश्चात गुल्म होता है, और अन्य शब्दों में सूल गुल्म का ही पूर्व रूप है, इसको भी लिख लो। अब जब सूल गुल्म का ही पूर्व रूप है तो आप कोरोनरी थ्रोम्बोसिस हुई, आपने कह दिया हार्ट अटैक हो गया, ठीक है, लेकिन आप क्या सोच रहे हो? आप तो सोचो ना, आपको तो सोचना पड़ेगा कि सूल गुल्म का ही पूर्व रूप है। और फिर पहले तो सूल हुआ, और सूल होने के बाद जब उसकी एंजियोग्राफी कराई, बोले जी इतना सा बड़ा ना वो थोड़ा सा थ्रोम्बोस पड़ा हुआ है, अब उस थ्रोम्बस के पीछे पड़ गए, बोले जी इसी को खत्म करो, तब ये समाप्त होगा। होगा तो, लेकिन आपको क्या पता कि पहले सूल हुआ ये हुआ, आप तो कहोगे पहले बन गया होगा, बना तो पहले ही था, ये तो बात तय है। तभी वायु का रास्ता रुका, फिर उसने सूल उत्पन्न किया, तो पूर्व रूप दिखाया हल्का सा कि हाँ मैं हो रहा हूँ, और फिर वायु ने पूर्व रूप दिखा के, क्योंकि वायु का कोई अपना क्या होता है, आशुकारी होती है, ये तो आप जानते हैं, आशुकारी है वायु, कोई अपना लक्षण तो प्रदर्शित करती नहीं, रोग को सीधे उत्पन्न करती है और फिर अपने लक्षणों को। इसी के साथ आप चरक से सब शुरू करेंगे तो धीरे धीरे करके इसको पूरा समाप्त करते चले जाएंगे। ठीक है प्रमोद मिश्रा जी, आप अपना केस रखो, और किसी का कोई अगर केस है तो वो हैंड रेस कर दे ताकि हम एक एक करके लेते रहें। प्रणाम, नमस्कार सभी वैद्यों को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आज का ही एक केस है। वैसे तो मैं कई बार एनाफिलैक्टिक शॉक अपने बेटे में 2 बार सामना कर चुका हूँ, आपसे डिस्कस भी कर चुका, और 3-4 बार अपने मरीजों में। और आज एक पेशेंट जो बिल्कुल अलग तरह का मुझे एनाफिलैक्टिक शॉक नजर आया, वो आघात जन्य नजर आया, तो मैंने इसीलिए उत्सुकतावश डाला कि उसका फिस्टुला मैंने फर्स्ट टाइम देखा। और कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को मैं देख रहा होता हूँ, कंसेंट ले लेता हूँ और मुझको सब कुछ सही नजर आता है, तो मैं क्या करता हूँ कि तुरंत ही उसको तुरंत मैं लाइगेशन कर देता हूँ। तो बच्ची थी 18-19 साल की, और 2 o'clock पे उसको फिस्टुला था, तो मैंने उसको तुरंत ही मैंने उसको लाइगेट कर दिया। बड़े आराम से, बहुत ही आराम से लाइगेशन हो गया। प्रॉब्लम कहाँ पे आई, लाइगेशन होने के लगभग 15 मिनट बाद फिर मैंने उसको मेडिकेशन, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन का तो थोड़ा सा सहारा लेना पड़ता है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है जी सर, आ रही है। जी हाँ जी, आ रही थैंक आ यू। रही। तो मैंने तुरंत ही जो भी ओरली एंटीबायोटिक वगैरह देकर, एनाल्जेसिक दे करके, और मैंने उसको लिटलवा दिया। अभी तक कोई इंजेक्टेबल नहीं दिया था मैंने, तो बट मैंने उसको, जब भी मैं किसी पेशेंट को ऑपरेट करता हूँ तो हमारा जो वेटिंग रूम है उसी में मैं सामने लेता हूँ उसको, और वॉच आउट करता रहता हूँ कि इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दैट पेशेंट और नॉट। तो मैंने देखा उसको थोड़ा सा शी वाज फीलिंग द सफोकेशन। मैंने पूछा क्या हो रहा है, मैंने देखा जाके, तो एट दैट टाइम पल्स वाज फीबल, और मैंने बीपी चेक कराया तो उस समय पर उसका बीपी उसका 95/49 निकला। खैर मेडिसिन दे दी, मैं कहा चलो ठीक है, कभी कभी हो जाता है, बेदर भी ऐसा है, तो बच्चा डर गया होगा, ऐसा हो जाता है थोड़ा सा। फिलहाल थोड़ी देर बाद मैंने एक इंजेक्शन और दिलवाया, और पेशेंट का बीपी 80/40 में चला गया। पेशेंट वाज टू मच इन सफोकेशन एंड ऑल द सिम्टम्स जस्ट लाइक द एनाफिलैक्टिक शॉक दैट आई हैव सीन अर्लियर। तो उसमें सारे मिल रहे थे, जो भी फ्लूइड वगैरह मैंने दिया, और उसको मैनेज करने में जो भी इंजेक्टेबल हो, मैनेज करने में मुझे 15-20 मिनट का समय मिला, बट पेशेंट डील हो गया। वो एक ऐसी स्थिति होती, बड़ी भयावह होती है, मैं 8-10 बार डील कर चुका हूँ। तो मेरे मन में ये आया कि यहाँ पर इतने इजीली उसको ऑपरेट हो गया, लाइगेशन हो गया, जो पेशेंट दिखने में बड़ा अच्छा और बहुत ही विल पावर स्ट्रांग नजर आ रही थी, और फिर जाके ये 15-20 मिनट के बाद उसको प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। मेडिसिन जो मैंने दी वो लगभग आधा घंटे बाद एक्ट करती है। इंजेक्टेबल का भी मुझे जो एनाल्जेसिक दिया मैंने, मुझे लगा नहीं कि नहीं उसका इतना जल्दी कोई आईएम में इफेक्ट आता है। आईवी लाइन पर रखा नहीं था मैंने, तो पूरा आघात जन्य है और मुझे नजर आया। और जब पेशेंट ठीक हो गया, ठीक होने में मुझे फ्लूइड वगैरह देना पड़ा, 3-4 ड्रिप लगानी पड़ी,
तो 5-6 घंटे मैंने रखा। तब मैंने उससे पूछा बेटा प्रॉब्लम क्या हुई, तो शी वाज टेलिंग एट दैट टाइम कि मुझे केवल चसक वाला दर्द हो रहा था भयंकर, दैट वाज अनटॉलरेबल टू मी, और उसकी वजह से मुझे सारा हो रहा था। और वाकई में उसमें जो सारे लक्षण आ रहे थे इस तरह से, जैसे कि अगर मैं चेक कराता उसे पल्स ऑक्सीमीटर से, भाई जबरदस्त हाइपोक्सिया होता, साइनोसिस लिप्स पर, टंग पर, और शी वाज यार्निंग जब हाई ले रही थी। जब तक मैं मेडिसिन को इकट्ठा किया तब तक वाइफ ने हमारा उसको डील किया, पैर वगैरह उठा दिए, उसको सब माना मैनेज किया। मैनेज तो हो गई पेशेंट, बट मैं ये जानना चाहता हूँ, डिस्कस करना चाहता हूँ कि अपने आयुर्वेद में पहले तो ये आघातजन्य था या मेडिसिनल, जो कि मेरी नजर में आघातजन्य था, क्या ऐसा होता है, क्योंकि मैंने स्टडी किया नहीं अभी आयुर्वेद में। और दूसरा, अपने आयुर्वेद में इस कंडीशन में हम कैसे उसको मैनेज कर सकते थे, या हमें मॉडर्न का ही सहारा हर बार लेना पड़ेगा, ये एक थोड़ा चूंकि मैं जानना चाहता था। और फिर मैं एक केस हमारा जो मैंने 2 दिन पहले डाला वो 5 मिनट का डिस्कस कर लूंगा। जी सर बताएं, सभी वैदेगा। जी, अगर कोई बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। जी जी सर, कोई भी वैद्यगण कोई बोलना चाहे तो बोले। कुछ भी पूछना चाहें, कुछ बताना चाहें, प्लीज बताएं आप लोग। सर प्रणाम सर सभी को। सर ये कोई जरूरी नहीं है भाई कोई भी ड्रग रिएक्शन तुरंत मतलब हमने दिया और उसी टाइम, ऐसा अक्सर होता है, पर शोक एनाफिलेक्सिस शोक का कारण पहले भी होता है। मान लो पेशेंट को वो संप्राप्ति 8 घंटे बैक भी चल रही होती है कई बार। ये नहीं होता भाई हमने कुछ भी लगा, जैसे आप सर कह रहे हो ना, मैंने कोई IMP नहीं लगाया भाई तुरंत उसका रिस्पॉन्स आ गया। कई बार ऐसे केसेस भी देखे हैं, जैसे फूड का ही लगा लो, फूड से एनाफिलेक्सिस लगा लो, तो कई बार ऐसे होता है ना, पेशेंट को 7-8 घंटे पहले लिया और उसके बाद फिर 7-8 घंटे के बाद हमें रिएक्शन देखने को मिला, और वो रिएक्शन इतना सीवियर होता है 1-2 मिनट में ही पेशेंट को बिल्कुल वर्स कर देता है। 2-3 घंटे पर जरूरी नहीं है हमने तुरंत लगाया और हम सोचते रह जाए हमने तो कुछ लगाया भी नहीं, इसको ऐसे हो गया। उसमें प्रीवियस भी हमने कई बुक में से स्टडी किया, उसमें 8 घंटे पहले 2-3 घंटे पहले भी कुछ ऐसा संप्राप्ति चल रही होती है और एकदम सडन वो 1-2 मिनट के बाद हो जाता है। जैसे फूड एलर्जी की ही लगा लो, किसी ने कोई फूड लिया और उसका टॉक्सिक रिएक्शन 8 दिन, उसका जो पूरा रस बनने के बाद ही सारा कुछ आ, जो हम पाक की बात करते हैं, मधुर अवस्था पाक, अमल अवस्था पाक, कई बार अमल अवस्था पाक में भी 4-5 घंटे 6 घंटे बाद आ जाता है रिएक्शन। जी थैंक यू। डॉक्टर सोनाली जी कह रही है एडिनल ग्लैंड से फियर फैक्टर की वजह से फाइट से होता है। हम मुझे तो ऐसा ही महसूस हुआ, बट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे तो बेहतर रहेगा। अपनी भाषा में हम लोग आयुर्वेद में क्या कर सकते हैं, मॉडर्न में क्या हो सकता है। मॉडर्न में तो जो करना था मैं करता रहता हूँ, बट सर आपने फिर क्या आपने क्या मैनेज किया, मतलब क्या कैसे कैसे उसका मैनेज किया क्या? मैं सर स्प्राइट का सहारा लेना पड़ा, और RL 3 RL दिया मैंने, ORS दिया, ग्लूकोज दिया, ओरली भी। और सिम्टम क्या थे उस टाइम, क्या सिम्टम था उसका पेशेंट को? पल्स फीबल हो गया और पल्स फीबल एंड पेशेंट वाज फीलिंग सफोकेशन, उसके लिप्स, उसका टंग सब ब्लूइश हो रहा था, और जो शी वाज नॉट एबल टू टेक द ब्रीथलेसनेस, जो मेन साइन होता है एनाफिलेक्टिक शॉक में, कि जो कंस्ट्रक्शन होने लगता है, जो ब्रीथ पाइप होता है हमारा, ब्रांक्यूल्स हो, ब्रांकस हो, चाहे टर्मिनल ब्रांक्यूल्स हो, एल्वेoli, सभी कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं। तो वही सारे के सारे लक्षण मुझे लग रहा था हाइपोक्सिया। जी जब इसमें ड्रग ऑफ चॉइस वैसे एड्रेनालिन होता है। हाँ एफेड्रिन होता है, बिल्कुल आपने सही कहा। एड्रेनालिन को हम ऐसे करें, एक एम्पुल ले, उसको डाइल्यूट करें और सबकुटेनियस लगा दें, तो भी तुरंत एकदम से इफेक्ट आता है। डायरेक्ट बिल्कुल आप सही कह, ऑटो एफेड्रिन के ऑटो इंजेक्टर आते हैं, बट नहीं पड़ा था भाई मेरे पास इस समय, तो मैंने तो केवल एक जनरल स्टेरॉइड्स का सहारा और फ्लूइड का ही सहारा लिया, IV फ्लूइड का, और रिकवरी मुझे मिली। और ऐसा 2 से 3 बार हुआ सर, ऐसा नहीं कि वो जब सबसे पहले तो मैं मेडिसिन को समझा रहा था, शी वाज स्टैंडिंग इन सच अ वेरी नॉर्मल पोजीशन, एंड व्हेन आई वाज डिटेलिंग एक्सप्लेनिंग टू हरसेल्फ दैट यू हैव टू टेक मेडिसिन इन दिस वे, मैं बता रहा था, उतने में ही मैं पेशेंट को, चूंकि हम सर्जरी करते हैं
तो हमें आइडिया लगता है चेहरे पे पेशेंट की बहुत नजर रहती है कि पेशेंट कब वेसोवेगल अटैक में जाएगा, एनाफिलेक्टिक शॉक में जा सकता है। तो मैंने देखा कि उसको चक्कर आने वाले लिटलवाया, बट वहां से मैं रिकवरी करने में मुझे बहुत टाइम लगा। कई बार ऐसा हुआ, हो गई रिकवर्ड, बहुत होके गई, बट के फैक्टर से मेरा एक जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, इस डर से मैं उसको रन नहीं कर पाया। मैंने पीडियाट्रिक यूनिट में 3 वर्ष काम किया और 50 बेड का जो हॉस्पिटल था 3 साल संभाला। बहुत अच्छा वर्क किया, डॉक्टर हरिओम भी जानते हैं। और 10 साल मैंने पीडियाट्रिक का वर्क भी किया यहाँ पर। बट धीमे धीमे मैं मॉडर्न से सीधा सीधा आयुर्वेद में घुसता चला गया और केवल 4 सूत्र तक अपने को समेट कर रख दिया। इसीलिए मैंने आज इस प्रश्न को रखा है। जी, मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं सर एनाफाइलेक्सिस के, और मैं तो कम से कम भी हजारों केस देख चुका हूँ और हजारों केस हैंडल कर चुका हूँ, क्योंकि मैंने 3 साल आईसीयू में वर्क किया है। तो हम सबसे पहले एड्रेनालिन ही देते हैं। हमारे पास तो इमरजेंसी सारा ही होता है, सारा कुछ तुरंत हम वो सारा मैनेज कर लेते हैं। तो एड्रेनालिन को डिजोल्व करें, सबकुटेनियस लगाए। लगाना भी आसान होता है, कई बार आनन फानन में पेशेंट की वेन भी नहीं मिल पाती। तो सर एड्रेनलिन तो 1:1000 रेशियो की आती भी है सर। हाँ, नहीं वैसे तो अपोलो उसको तो ऐसे ही लगा दिया जाता है, उसको बिना डाइल्यूट किए ही। और स्टेरॉइड में हाइड्रोकार्टिसोन और RLDNS सर यही देते हैं। अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे ना उसको, डायरेक्ट एकदम डायरेक्टली सबक्यूटेनियस सर कंडीशन के अनुसार उसको IM IV जी, लेकिन सबक्यूटेनियस से प्रेफर करना चाहिए। कार्डियक भी देते हैं सर उसको, देते हैं, इंट्राकार्डियक भी देते हैं। हमने बहुत सारे इंजेक्शन दिए, पर सबक्यूटेनियस इज द बेस्ट रूट। अगर आपको जैसे एकदम से सडन क्या हो गया, पेशेंट को सडन कार्डियक अरेस्ट आ गया, और वहां पे हम एड्रेनालिन IV भी यूज करते हैं, एट्रोपिन और एड्रेनालिन वहां यूज करते हैं। अगर एनाफाइलेक्सिस में तो हम सबक्यूटेनियस ही लगाते हैं और तुरंत पेशेंट को रिस्पॉन्स आता है। कई बार IV लगाते हैं तो क्या होता है, पेशेंट कॉन्शियस होता है तो सीवियर टैकीकार्डिया हो जाता है, और पेशेंट को इतना सीवियर हेडेक होता है, पेशेंट और ज्यादा वर्ष हो जाता है। तुरंत लगाते ही तुरंत ना सीवियर हेडेक होता है उसको, अगर IV लगा दिया तो। सर IV प्रेफर नहीं करना चाहिए, IV प्रेफर पहले नहीं करना चाहिए जी। अगर आप पर कार्डियक अरेस्ट में आपको IV देना पड़ेगा जी 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 जी, बहुत सीवियरिटी में सर। हाँ, कार्डियक अरेस्ट में आपको IV देना पड़ेगा। एनाफाइलेक्सिस पेशेंट कॉन्शियस है तो आपको सबक्यूटेनियस देना पड़ेगा। अगर कोई पेशेंट हमारे पास सडन कार्डियक अरेस्ट में आ गया, हमारे पास एट्रोपिन और वो एड्रेनालिन होना चाहिए। हम CPR करते हैं, साथ साथ लगाते रहते हैं, जब तक हम रिदम को रिस्टोर नहीं कर पाते, जब तक पेशेंट रिवाइव नहीं होता। जी चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। बताएं और वैद्यगण बताएं जी। आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में कोई बताओ। हाँ जी, आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य जी, आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में इसको कैसे देखें? कोई रखे, अपना मत रखे, इसने देखा है। सर प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सर आपने कल जो मन की चिकित्सा बताई थी सर, उस हिसाब से अगर सोचते हैं तो जैसे आपने बताया कि वायु से रजोगुण प्रवृत्त होता है और रज से ही तमोगुण प्रवृत्त होता है। तो यहाँ पर जैसे अगर वो बच्चे की कंडीशन पता नहीं है, पहले मतलब सर के पास आई था, जैसे उसको फिशर की हिस्ट्री है, वो पेन में तो पहले से ही थी। नहीं, सी वाज एक्चुअली फिस्टुला में दर्द लगभग ना के बराबर होता है। यदि वो ड्रेन कर चुका होता है तो दर्द नहीं होता है। हिस्ट्री पड़ी होती है कि साहब 6-7 महीने से फोड़ा पकता फूटता है। सी वाज क्वाइट नॉर्मल। तो उनकी सर, हाँ सर, उनकी मतलब मैं जानना चाह रही थी कि उनकी मन की स्थिति कैसे थी पेशेंट शी वाज रेडी फॉर दिस, बिल्कुल रेडी थी कि डॉक्टर साहब, मैंने पूछा ऑन टेबल पे जब हम होते हैं ना, फर्स्ट टाइम देखते हैं तो सबसे पहले पेशेंट की मना स्थिति पूछते हैं कि बेटा क्या मैं, अगर आप बताओ तो मैं, अब जब प्रॉबिंग कर रहा होता हूँ और मुझे लग रहा फिंगर पर आ गया, प्रॉब की टिप आ गई, तो मैं पूछता हूँ उसमें, बताओ भैया यार मैं कर दूं? तो वो कहता, सबसे पहले कहता नहीं डॉक्टर साहब पैसे नहीं लिया। तो मैंने कहा पैसे की चिंता नहीं, आप ये बताओ मुझे कंसेंट दो, क्योंकि फॉर्म पे बाहर मुझे कंसेंट फॉर्म पे साइन कराने रहेंगे कि अब मैं कर दूं तो इजीली हो जाएगा अभी, क्योंकि दोनों ही ऑरिफिस मिल जा रहे हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल।
पेशेंट ओके कर देता है, मुझे पेशेंट की हिस्ट्री सही लगती है और बीपी वगैरह सब उसका चेक हो चुका था, 110/69 था और आरबीएस मैंने करा रखा था, सीबीसी उसका करा ही रखा, सब कुछ नॉर्मल था और पेशेंट ओके था, तो मैंने तुरंत ही कर दिया। 2 मिनट का काम होता है, 2-3 मिनट का हो जाता है, लेकिन आफ्टर 15 मिनट्स बाद ये सारी दिक्कतें स्टार्ट हुई। ऐसा होता है कि जो क्षार सूत्र होता है उसकी वर्निंग इतनी तेज होती है, मैंने देखा डॉक्टर प्रभाकर सर जो है तो पहला थ्रेड डालते हैं, वो क्षार हटा देते हैं, बट हमारा अपना प्रोसेस है कि मैं क्षार नहीं हटाता हूँ। शायद हो सकता है वो क्षार के पावर को, जो वर्निंग होती है उसको नहीं बर्दाश्त कर पाई सर है, इस इसमें वजह मैं से। बोलूं कुछ क्या, उसमें जो ना सर मेरा गूगल वाला होता है, वो स्नोही वाला नहीं इस्तेमाल करता मैं। जी प्रभाकर जी बोलिए सर, बोलिए, थोड़ा सा आप बोलिए, फिर मैं मैडम को भी सुनता हूँ। सर मैं जो है ना इसमें गूगल वाला इस्तेमाल करता हूँ पहले वाला, या तो वैसे तो प्लेन ही डालता हूँ, लेकिन ये है कि जो बहुत ज्यादा अगर कोई क्रॉनिक होता है ना तो उसमें तो फिर ये गूगल वाला डाल देता हूँ फर्स्ट, क्षार वाला तो फिर नेक्स्ट उसमें डालता हूँ सर, वो स्नोही वाला। जी 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 मैं भी कई बार करता हूँ, बट गूगल वाले से ना सर इरिटेशन नहीं होती है उसमें ज्यादा। अच्छा, जी जी, स्नोही वाले से इरिटेशन होती है सर। हाँ बिल्कुल होती है, बहुत ज्यादा होती है। जी जी जी, तो मैं तभी फर्स्ट मुझे जो लगा डालता हूँ वो गूगल वाला डालता हूँ सर। जी जी, तो आपके हिसाब से प्रभाकर जी, क्या आपने कभी क्षार सूत्र इतना सारे किए हैं, उसके बाद कभी ऐसा हुआ कि विदाउट मेडिकेशन ही आफ्टर लाइगेशन पेशेंट एनाफिलेक्टिक शॉक में गया हो? कभी ऐसा होता है सर, ये तो बहुत बार होता है सर मेरे साथ। मेरे साथ क्या सर, सभी ज्यादातर लोगों के साथ मैनेज क्या सर, आईवी लाइन तो पहले ही मैं लगा देता हूँ ज्यादातर। अच्छा, आईवी लाइन पे स्टार्ट किया है। आईवी लाइन मेरी रहती है और बाकी ऑक्सीजन वगैरह सब पूरा मैं रेडी रखता हूँ। कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो इंजेक्शन वगैरह जो अपना जो ना हाइड्रोकोर्टिजोन वगैरह या एड्रिनलिन और ये सब जब जहाँ जरूरत पड़ती है वहां फिर मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। ऐसा हुआ है, आपने 2-4 बार किया है क्या, मैनेज किया है? सर मेरे साथ तो बहुत बार हो चुका है सर। अच्छा, पेशेंट तो कई बार ऐसी स्थिति में भी आता है, जैसे किसी को पेशेंट आया, कैसा इंजेक्शन टीटी लगाना है, बैठा हुआ है, मैं इधर से भर रहा हूँ, इतनी देर में ही उसका जो हो गया काम, देखते ही वो भी एनाफिलेक्टिक शॉक में ही होता है सर, जबकि हमने तो उसको ना कोई इंजेक्शन दिया ना कुछ दिया जी। तो ऐसे पेशेंट के लिए ये है कि जी, क्या वैसोवैगल शब्द होता है, एक होता है एनाफिलेक्टिक शॉक, दोनों में जी क्या अंतर समझते हैं और दोनों को कैसे मैनेज करते हैं दोनों में? क्योंकि मैं भी देखता रहता हूँ तो कई बार ऐसा है ना कि वही है ना कि मेरा सर ऐसा है ना कि जो पैरामेडिक वो रहता है अपना मॉनिटर, वो देखता रहता है, चलता रहता है, उसको मालूम पड़ जाता है अगर बीपी वगैरह फॉल हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो वही है कि वो एनएस वगैरह लगा करके उसको जो फर्स्ट पहले तो अपने रुक जाते हैं हम लोग, फिर उसको मेंटेन करा करके उसके बाद फिर जो ना फिर देखते हैं कि पेशेंट की सेटल हो गया तो फिर उसके बाद फिर दोबारा करते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, एनाफिलेक्टिक एंड वैसोवेगल में क्या डिफरेंस रहता होगा? इनफैक्ट मुझे क्लियर नहीं है, इसलिए पूछा, डॉक्टर प्रमोद ने भी पूछा। जी प्रभाकर जी बताएंगे प्लीज थोड़ा सा। सर इस मामले में बहुत ज्यादा मुझे एक्सपीरियंस नहीं है एनाफिलेक्टिक में या वैसोवेगल में। अच्छा, मुझे लगता है कि वैसोवेगल रहता होगा, वैसोवैगल ही रहता होगा जहां तक मेरा अनुमान है, मुझे ऐसा लगता है। जी एनाफिलेक्टिक जी, कभी एनाफिलेक्टिक शॉक के जो सिम्टम्स जी फिशर वाले पेशेंट में सर जो ना ज्यादा चांसेस रहते हैं इसमें, जैसे हम डायलिटेशन करते हैं ना फिशर वाले तो वो जो ना वो एनाफिलेक्टिक शॉक में जाता है सर। मेरे साथ वैसोवेगल अटैक वाले तो बहुत सारे केसेस जो जहां तक मैं समझता हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम में मैंने किसी को लाइगेट किया है और वो आघातजन्य शॉक में पहुंचा। मेरा प्रश्न ये था इसमें छुपा, क्या आघातजन्य शॉक भी होता है, जो मुझे आज नजर आया है इस पूरे केस में? सर जो वैसोवेगल की बात करते हैं, एनाफिलेक्सिस की बात करते हैं, वैसोवेगल में ज्यादा उसमें कोई करने के नहीं, उसमें क्या होता है सडन ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है और हार्ट रेट सडन वो करती है। एनाफिलेक्सिस में एकदम से सडन ब्लड प्रेशर फॉल नहीं करता और सडन वो नहीं होता पेशेंट को ना, और वैसोवेगल में कभी भी ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन नहीं होता, पेशेंट को सडन अनकॉन्शियस हो जाएगा, फेंट हो जाएगा, ये बेसिक कॉम्प्लिकेशन रहती है। और जो एनाफिलेक्सिस रहता है तो उसमें चोकिंग ऑफ थ्रोट्स हो जाता है, एकदम पेशेंट कहेगा मेरा गला गया, घुट गया, सांस नहीं आ रहा मेरे को। और वैसोवेगल में कभी ऐसे नहीं बोलता, वैसोवेगल में सडन ब्लड प्रेशर फॉल किया, हार्ट रेट फॉल किया और पेशेंट सडन अनकॉन्शियस हो गया,
और कॉन्शियसनेस भी रिगेन कर लेता 2-3 मिनट के अंदर ही। जी 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 जी। हाँ, और जो ये रहता है ना एनाफाइलेक्सिस, वो प्रोग्रेसिव होता है थोड़ा, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। पेशेंट पहले बताता भी है, चिल्लाता भी है, मेरे को ये हो रहा है डॉक्टर साहब, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है। ये वेरी बेसिक नाइस, वेरी डिफरेंस नाइस, है। बहुत जी। बढ़िया डॉक्टर साहब, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा बताया अच्छा पवन डॉक्टर जी, साहब, थैंक यू। मेरा ये मानना है कि जो वैसोवेगल है या एनाफाइलेक्टिक है, मैं डिफरेंशिएशन आज डॉक्टर साहब ने बताया तो मैं समझ भी रहा हूँ। जैसे पेशेंट आते हैं और बेचैनी, सडनली बैठे हुए हैं, बस अचानक बोले डॉक्टर साहब उलझन पड़ रही, बेचैनी पड़ रही। मेरा ये क्लिनिकल ट्रायल रहा, सिद्ध मकर ध्वज की 2 गोली चूसने के लिए दे देता हूँ जी और उसके मैंने नोटिस करा कि 20-25 मिनट बाद पेशेंट अपने नॉर्मल कंडीशन में आता है। क्या लॉजिक रहता होगा मुझे नहीं मालूम है। सर ऐसी कंडीशन में कहाँ से पेशेंट जो है ना चूस लेगा, वो तो उसकी तो हालत ही खराब, नहीं, तो अनकॉन्शियस हो जाता है। थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब डॉक्टर प्रमोद ने बताया, या मैंने कुछ जो खुद देखा है, तो सडनली वो फेंटिंग में नहीं आता है। कुछ तो आपको पहले बताएगा ना कि पूर्व रूप के में कि हाँ डॉक्टर बेचैनी हो रही है, गला मेरा रूंध रहा है। विवेक विवेक जी, बीच में थोड़ा सा रोकूंगा, विवेक जी थोड़ा सा रोकूंगा। बताए जी। हाँ हाँ, बहुत अच्छा डिस्कशन, थोड़ा सा हालांकि मॉडर्न एस्पेक्ट में जा रहे हैं, लेकिन मैंने आज उस 6 घंटे को फेस किया, फिर जो 8-10 बार मैं फेस कर चुका हूँ। एक्चुअली मेरा बिल्कुल क्लिनिकली, और मैं कई बार फेस कर चुका हूँ क्लिनिकली, एनाफाइलेक्टिक शॉक था टुडे। और सबसे खास बात है, आईवी लाइन पे चलते हुए कई बार एनाफाइलेक्टिक शॉक हुआ, मैंने देखे, मैनेज भी किए, बट ये फर्स्ट टाइम ये था, इतनी इजीली मैंने फिस्टुला किया। और मुझे लगा क्षार सूत्र के क्षार की वजह से जो वर्निंग थी, उसको उसने बाद में बोला कि डॉक्टर साहब ये क्षार की वजह से मुझे ये सारी प्रॉब्लम हुई। उसने जब बिल्कुल नॉर्मल हुई, सर वही हुआ होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आघात जन्य एनाफाइलेक्टिक पहली बार हुआ। वैसोवेगल अटैक जिसकी बात करते हैं वो कई बार हो चुका है कि मरीज फेंट किया। इवन में हम लोग जब थ्रेड चेंज करते हैं तब भी मरीज जब थ्रेड गांठ निकलती है, उसके बाद वो उससे पहले तो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है बॉडी को, फिर वो बॉडी को छोड़ देता है, और 1 मिनट के लिए कभी कभी पूछना पड़ता है। डॉक्टर साहब भी पूछते हैं, प्रभाकर जी हम भी पूछते हैं, अरे भैया ठीक हो, हम लोग डर जाते थोड़ा सा, फिर अपना काम कहता मरीज कहता हालत सही है, तो फिर काम लग जाते हैं। ऐसा होता है ना प्रभाकर जी? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सेम ऐसे। सर एज कितनी थी पेशेंट की? 18 साल। 19 ईयर्स ओल्ड सी वाज, 18-19 साल की लड़की थी, और बहुत नॉर्मल थी, फिट थी। हाँ थोड़ा एक एक्टिव मिल रही थी। कई बार सर पेशेंट को क्या होता है, कई बार देखो कई पेशेंट को नॉर्मल भी होता है, पेन रिफ्लेक्स से ना टैकीकार्डिया तो देखो आप होता ही होता है। जब पेशेंट को पेन होता है, टैकीकार्डिया सबसाइड कर, कई बार ऐसे होता है सर, कईयों को जैसे एएसडी बीएसडी पड़ा होता है पुराना बच्चों को, और उस कंडीशन में ऐसा चांसेस हो सकता है। मतलब आर्टरी सेप्टल डिजीज होती है, वो जो सेप्टम होता है ना, जैसे हम कहते थे ना दिल में सुराख हो रहा है इस बच्चे के, और वो धीरे धीरे रिकवर होता है बड़ा होते होते। कई बार छुटका मुटका रहता है तो उसमें टैकीकार्डिया एकदम से सडन होता है, और सडन पेशेंट ना शोक में चला जाता है। ऐसा मानते हैं हम, आपकी बात तो हो सकता है। एएसडी बीएसडी, कई बार एएसडी छोटा बिल्कुल माइन्यूट होता है होल, और वो अपने आप टाइम टू टाइम रिकवर कर जाता है, हमें उसमें कुछ भी चिकित्सा नहीं करनी पड़ती। तो उसमें पेशेंट का बल भी देखा जाता है, कई बार पेशेंट की वीक है क्या नहीं है। थैंक यू। डॉक्टर सरोज जी हैं क्या? थोड़ा जी 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 सरोज जी, थोड़ा सा प्रकाश डालो यार, 2-3 मिनट का। आप भी, आपका अच्छा एनाटॉमी फिजियोलॉजी अच्छी है आपकी। बस अभी जुड़ा हूँ तो थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। मैं बस शॉर्ट में बता दूं, टुडे आई हैव ligated a patient of the fistula, and after the ligation patient after 15 minutes patient went to the anaphylactic shock without any kind of medicine. Even I have not given TT injection as well as Diclo. वो मैं केवल OPD की तरह देख रहा था उसको, और मैंने प्रॉबिंग करने के दौरान ही उसकी कंसेंट लेकर के उसको लाइगेट कर दिया, और बड़े अच्छे से लाइगेशन हुआ। और 15-20 मिनट बाद वो पेशेंट को प्रॉब्लम्स होने लगी। जब मेडिसिन मैंने खिलाई उसके बाद और प्रॉब्लम बढ़ी। जब मैंने एनाल्जेसिक IM दिया तो फिर उसके बाद और बड़ी तेजी से बढ़ी, और फिर मुझे वो 6 घंटे मैनेज करने में मिले आईवी लाइन पर रख करके मैनेज हो गया। तो मैं ये जानना चाहता था कि एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या आघातजन्य भी होता है, और होता है तो एलोपैथिक और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? देखिए थोड़ा सा आप 2 मिनट में बताएं जी। ऐसा होता है
कि जैसे आपने पूछा कि एनाफाइलेक्सिस क्या आघातजन्य होता है, निश्चित रूप से होता है। जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड है, जिसे 4F ग्लैंड भी कहते हैं, फियर, फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट, ठीक है जी। तो जब भी किसी पेशेंट को डर लगेगा, फ्लाइटिंग ऑफ आइडियाज होंगे, ठीक है, तो ये एड्रिनल ग्लैंड जो होगी हमारी स्टिमुलेट हो जाएगी और एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का सेक्रेशन बढ़ जाएगा, तो सारे एड्रिनर्जिक एक्शंस इसके बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से एनाफाइलेक्टिक शॉक होने की पूरी संभावना बनी रहती है, ठीक है। तो इन कंडीशन में हमको अगर जो बहुत सीवियर हो तो एड्रिनल ग्लैंड के उल्टे वाले काम कर सकते हैं, या पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। एड्रिनल ग्लैंड बढ़ गया तो एड्रिनल ग्लैंड को कम करेंगे। तो सरोज जी आप कंटिन्यू करना, एक इमरजेंसी में आपको सुनता रहूंगा, आप लोग डिस्कस भी करते हैं, इमरजेंसी को मैं 2 मिनट में डील करता हूँ, आप कंटिन्यू रखें प्लीज। जी, तो सिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स दिए जा सकते हैं या पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स दिए जा सकते हैं। अदरवाइज किसी तरीके की एनाफाइलेक्टिक शॉक की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हमारे पास सिंपल ड्रग होता है डेक्सा और एविल, डेक्सामेथासोन और एविल, इसको देके हम एनाफाइलेक्सिस को ट्रीट कर सकते हैं कि जो हमारा एनाफाइलेक्सिस की कंडीशन होती है या शॉक की कंडीशन होती है जहाँ पे ब्लड प्रेशर सडन फॉल करता है, और इन दैट केस वेयर ब्लड प्रेशर फॉल्स, वहाँ पे हमको ब्लड प्रेशर स्टिमुलेट करने के लिए कोई ना कोई स्टेरॉइड देना पड़ता है, तो स्टेरॉइड वहाँ पे हमारा ये डेक्सामेथासोन हो जाएगा, और एविल एंटीहिस्टामिनिक एक्शन प्ले करेगा, तो यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं होती है, पहले से ही डेक्सा वगैरह दे के ही रखा जाए तो अच्छा रहता है। बाकी अगर और ज़रूरत पड़ती है तो एड्रेनालिन या एट्रोपिन वगैरह का भी, ये लाइफ सेविंग ड्रग्स रहते हैं, इनका भी अपने उसमें हॉस्पिटल में इस्तेमाल बहुतायत से किया जा सकता है, क्योंकि एट्रोपिन जो होता है उसका पैरासिम्पैथोलाइटिक एक्शन होता है, तो पैरासिम्पैथोलाइटिक एक्शन होता है मतलब सारे सेक्रेशंस को रोक देगा, हार्ट बीट जो बहुत ज़्यादा कम जा रही होगी उसको थोड़ा सा बढ़ा देगा, जो अच्छा स्मूथ मसल रिलैक्सेंट होगा। कई बार पेन की वजह से शॉक की कंडीशन आ जाती है, तो पेन को सबसाइड करने के लिए पैरासिम्पैथोलाइटिक इफेक्ट जो होता है वो एट्रोपिन दे देता है। अगर हम आयुर्वेद में आए तो कनकासो, कनक भी हमारा जो होता है वो पैरासिम्पैथोलाइटिक इफेक्ट होता है, तो कनकासो का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, धतूरे का, और जो एट्रोपिन है वो भी धतूरे से ही निकला है, ओपियम डेरिवेटिव है एट्रोपिन, एट्रोपा बेलोडोना। तो हाँ, तो बॉस यहाँ पे सिंपल डेक्सा एंड एविल का ही इस्तेमाल बहुतायत में करते हैं। दूसरा, ब्लड प्रेशर अगर फॉल कर रहा है तो हाइपोवॉलीमिया की कंडीशन को ठीक करने के लिए उसको थोड़ा सा पानी वगैरह या जूस वगैरह पिलाया जा सकता है, और अगर जो ओरली वो लेने में सक्षम नहीं है तो उसको ड्रिप के माध्यम से ये चलाया जा सकता है, वाटर वगैरह, डीएनएस वगैरह। और तीसरी कंडीशन ये रहती है कि एड्रेनालिन, अगर हार्ट रेट बहुत ज़्यादा डाउन कर रहा है तो एड्रेनालिन का इंजेक्शन डायरेक्ट भी कई बार हार्ट में लगाने तक की नौबत आ जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं बस। थैंक यू, अच्छा बोला आपने, अच्छा बोला, अच्छा बताया। मैंने मैनेज भी किया एक्चुअली, 4-5 बार मैं सामना भी कर चुका हूँ, बट मैंने अपना फियर फैक्टर है यार। मैंने अभी पवन जी से यही बात हो रही थी, उन्होंने भी बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, प्रभाकर जी ने भी, डॉक्टर विवेक जी ने भी, डॉक्टर सोनाली भी अच्छा बता रही थी, उन्होंने भी यही बताया कि फियर, फाइट और जो फैक्टर होते हैं ये आघातजन्य में आ जाते हैं। एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है। एनाफाइलेक्टिक शॉक को मैंने आघातजन्य पहले देखा तो मेरे मन में ही थ्योरी थी यार, क्या मुझे मैनेज करने में 6 घंटे मिले, यही सब डेक्सा, एविल, हाइड्रोकॉर्टिसोन, इसी से मैंने मैनेज किया। आज एट्रोपिन वगैरह नहीं था, बट मुझे 5-6 घंटे लग गए, खैर मैनेज हो गया। तो मन में ये थ्योरी थी। ऐसे केसेस में डेक्सा और एविल आप जी लगा के रखिए। मैं कई बार कर चुका हूँ सर, और एक बार तो हमारा जो एनाफाइलेक्टिक शॉक में किया गया था पेशेंट, तो मैं तो डेक्सा, एविल, एट्रोपिन, डेरिफाइलिन, व्हाटएवर ड्रग्स एट दैट टाइम मेरे पास थे, और पेशेंट बेहोश हो गया था, उसका स्टूल निकल गया था, उसकी यूरिन निकल गया था,
और एक तरह से कहना चाहिए को एक जो सारे जो सिम्टम्स होते हैं कि अंतत्वगत्ता वाले, वो मेरे सामने ही गया था और वापसी भी उसने की, तुरंत ही रेड पड़ा, जो ब्रीदिंग आने लगी, फिर उसको मैंने जाके हॉस्पिटलाइज कराया था खुद ही जाके आईसीयू में, तो डोपामिन डोक्साफ्राम पे लेकर के 15 मिनट बाद वो बोलने लगा। अब प्रॉब्लम ये आती है हम बीएमएस डॉक्टर्स के सामने कि इसको मैनेज हम कितना रिस्क ले सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, और ये चीजें आनी है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। बॉस ऐसा करिए, बिल्कुल सही बात, ऐसा करिए कि इसमें पहले से ही डेक्सा और एविल पहले से लगा के रखिए, ठीक है, कि किसी को अगर जो किसी ड्रग से, जैसे हमारा लिग्नोकेन ही देते हैं, तो कई लोग तो लिग्नोकेन से एलर्जिक होते हैं, उसकी वजह से एनाफाइलेक्टिक शॉक डेवलप हो जाए, ठीक है, पाल्पिटेशन तो हो जाता है, टैकीकार्डिया हो जाता है जी। लिग्नोकेन को हार्ट की बीमारियों में हम लोग एरिथमिया के केसेस में भी देते हैं, उसमें जाइलोकार्ड करके ये इंजेक्शन आता है, जाइलोकार्ड आता है, एएफ के अंदर देते हैं या बीटी के अंदर देते हैं, पीएसबीटी में भी देते हैं, तो लेकिन वो जो लिग्नोकेन वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में देते हैं, वीटी में देते हैं, पीएसबीटी में तो एडिनोसिन और वो डिलजम देते हैं, डिल्टियाजेम, अमायोडरोन एंड वेरापामिल। अब थोड़ा आयुर्वेद के बारे में देख लें क्या है। जी सर, जी बिल्कुल आयुर्वेद का ये हमारा पॉइंट था कि हम क्या करें, ये तो बड़ा समस्या है, ये तो मुख्य अगर आयुर्वेद में मिल जाए तब तो फिर मजा ही आ जाए। बिल्कुल आप मिल गया, उसमें क्या है, ये 20 मिनट है मेरे पास, जरा हम थोड़ा उल्टा करेंगे इसको, अब थोड़ा सा एलोपैथ का सहारा लेकर उल्टा कर लेंगे, फिर सीधा करके अपने आयुर्वेद में आ जाएंगे। एक हिस्टामिन का इंजेक्शन लगाते हैं मरीज को, तो हिस्टामिन के इंजेक्शन का परिणाम हमेशा पेरिफेरल जो केशिकाएं होती हैं उसको विस्तृत करना होता है, और जब वो विस्तृत हो जाती हैं तो बॉडी का जो रस रक्त का पार्ट होता है वो ज्यादातर पेरिफेरल सिस्टम में आ जाता है। वो जो रस रक्त पेरिफेरल सिस्टम में जो आता है वो वहां संचित हो जाता है, और शरीरगत जो रस रक्त का जो बड़ा भाग इस प्रकार जो त्वचा की ओर आकर्षित हो जाने से परिणाम स्वरूप शरीर संचारी रस रक्त की जो मात्रा होती है वो अल्प हो जाती है, और इसी से जो दक्षिण ग्राहक कोष्ठ राइट ऑरिकल में रस रक्त का दबाव ह्रास को प्राप्त हो जाता है। अब आपके इसमें जितने भी हैं वो ध्यान से सुनते चले जाएं, एक प्रकार की एनाफाइलेक्सिस नहीं है, कम से कम 10 प्रकार की एनाफाइलेक्सिस का इसमें सीधे सीधे आगे जाकर मैंने इसको लिख दिया। जब ये दबाव कम हो जाता है तो इसके अतिरिक्त अन्य जो केशिकाएं होती हैं, केशिकाएं मतलब जो हमारे आर्टरियोल और जो हमारे छोटी छोटी सी केशिकाएं होती हैं, कैपिलरीज रक्त के द्रवांश यानी कि प्लाज्मा के रिसकर समीपवर्ती स्थलों में संचित होने की क्रिया में वृद्धि होती है, जिससे उसमें शोथ उत्पन्न हो जाता है। दक्षिण ग्राहक कोष्ठ यानी कि अलिंद यानी कि ऑरिकल में रस रक्त के दबाव की अल्पता होने से और केशिकाओं में से रस रक्त के रिसने से, उसके चूने से फलस्वरूप शरीर संचारी रस रक्त के प्रभाव की न्यूनता होने के कारण उसके अपेक्षाकृत घनत्व को प्राप्त होने से शरीर में रस रक्त का संवहन विघ्न हो जाता है, और परिणामतः रस रक्त के दबाव, अब यहां से जो आप बता रहे थे ऐसा ऐसा हुआ था, ब्लड प्रेशर की न्यूनता, दौर्बल्यता, पांडुता, जो आप बता रहे थे साइनोसिस हो गई थी, वो ऐसा नीले नीले आ गए, जी बिल्कुल, हल्लास, मिचली होना, नाड़ी की गति दुर्तता होना, दो तरह से होती है। इस प्रकार रस रक्त भयावह मात्रा में त्वचा की दिशा में प्रभावित हो जाए तो अंत में रोगी की नाड़ी की गति सहसा मंद हो जाती है और वह मूर्छा को प्राप्त हो जाता है, और इस लक्षण समुदाय को आयुर्वेदिक चिकित्सा शास्त्र में एनाफाइलेक्सिस शॉक कहा गया है, और इसके अन्य बहुत कारण होते हैं। अब एक हिस्टामिन था, वो बना कहां से? हमने इंजेक्शन दिया तो ये हालत थी,
लेकिन बॉडी के अंदर अचानक हिस्टामिन कहाँ से बन गया और फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, ये तो हमने केवल एक हिस्टामिन की प्रक्रिया को बताया था कि हिस्टामिन शरीर में बन जाता है। तो इस तरह की स्थिति ये जो आजकल की जो होती है, जो हम बोलते हैं कि ये हो गया एंड दैट फाइनली उसको बोल देते हैं एनाफाइलेक्सिस शॉक हो गया। इंजेक्शन लगाया नहीं, हिस्टामिन आया कहाँ से, इसकी हम औषधि भी बताए कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा मरीज है और मेरा मरीज 8 दिन के 10 दिन के बाद मैं इसका ऑपरेशन करूंगा, तो क्या औषधि आयुर्वेद में ऐसी दी जाए किसी हालत में उसको एनाफाइलेक्सिस शॉक ना हो, वो भी बताइए। कंटिन्यू करें? जी सर। करें कंटिन्यू करें जी, कंटिन्यू करें सर प्लीज। जी हरिओम जी प्लीज। हाँ अब इसको देख लेते कंटिन्यू हैं करें जी। अब इसको देख लेते हैं। हिस्टामिन की उत्पत्ति शरीरस्थ हिस्टिडिन नामक एसेंशियल अमीनो एसिड में रासायनिक परिवर्तन कार्बन डाइऑक्साइड का निर्गमन होकर होती है। ये परिवर्तन जीवाणुओं की क्रिया द्वारा कोठ, सड़ांध, विट्रिफिकेशन, पित्त के पूर्ति गुण से आप अर्श की चिकित्सा और फिस्टुला एंड पाइल क्या नाम है फिशर की चिकित्सा करते हैं, उसमें अक्सर जो है मरीज को कब्ज रहता है और कब्ज रहता है तो वहां पर पित्त का जो अपना पूर्ति गुण है वो वहां पर प्रभावित करता है और वहां पर सड़ांध को उत्पन्न करता है। पिट्रिफिकेशन होकर संपन्न होता है। इस प्रकार उत्पन्न होकर ये प्रभूत मात्रा में क्षुद्र आंत में विद्यमान रहता है और क्षुद्र आंतों के तृतीय विभाग इलियम में अंतिम प्रदेश से इसके कुछ अंश शरीर में ग्रहण तथा संचरण भी होता रहता है। कुचले गए अथवा अन्य प्रकार से क्षतिग्रस्त हुए अवयवों में भी हिस्टामिन की उत्पत्ति होती है। ये आघातजन्य स्थिति तब जब किसी का एक्सीडेंट हो जाए और वो बेहोश हो जाए, तो यहाँ पर ये भी लिख दिया है हमने कि कुचले गए अथवा अन्य प्रकार से क्षतिग्रस्त हुए अवयवों में भी हिस्टामिन की उत्पत्ति होती है। ये हिस्टामिन सभी के लिए विस्तुल्य होता है। यद्यपि जिन स्त्री पुरुषों को किसी पदार्थ विशेष से एलर्जी होती है, वे उस पदार्थ के बाह्य तथा अभ्यंतर संसर्ग में आए तो वह पदार्थ स्वयं अन्य सभी के लिए निरापद निर्दोष होने पर भी उसमें हिस्टामिन की जो उत्पत्ति होती है, फलस्वरूप एलर्जी के लक्षणों का अंतर्भाव होता है। इस स्थिति में ये हुआ करती है कि शरीर में इसके यानी कि हिस्टामिन के प्रतिरोध की जो नैसर्गिक व्यवस्था होती है उसमें कुछ त्रुटि रहने से एलर्जी की उल्लेखित जो संप्राप्ति बनती है वो ये बनती है। शरीर में हिस्टामिन के प्रतिकार दो द्रव्य होते हैं। एक तो अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल ग्रंथियों का अंतःस्राव हार्मोन एड्रिनलिन, और दूसरा हिस्टामिन की विनष्ट करने के लिए स्वभाव युक्त हिस्टामिनेज नामक एंजाइम। कल्पना यह की जा सकती है कि एलर्जी से पीड़ित पुरुषों में इस हिस्टामिनेज की सहज जन्मजात न्यूनता होती है और समय समय पर एड्रेनलिन के स्राव की हीनता, बस इस न्यूनता को बल मिलता है और एड्रेनलिन का स्राव रात को अल्प होता है। अतः एलर्जी के लक्षणों में भी रात को ही सविशेष देखे जाते हैं। ये ऊपर जो विधान किया हुआ है इस स्थिति का समर्थक यह है कि एड्रेनलिन हिस्टामिन का प्रतिकारक होने से उसके सूचित भेद का उपयोग एलर्जी से कुछ श्वास, शीत पित्त, एनाफाइलेक्सिस शॉक में किया जाता है और इस प्रकार के आरंभ में इन दो द्रव्यों को शरीर में सहज न्यूनता को ही रासायनिक असंतुलन कहते हैं। नवमत से अब इसकी मैं उत्पत्ति बता दूं कि किस चीज से ज्यादा होती बिल्कुल 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 सर बता दो। हिस्टामिन का हिस्टामिन का एक अन्य विपरिमाण ये होता है
कि ये शरीर के विभिन्न असायों और स्रोतों के घटक और उसके आकुंचन प्रसारण व्यापार के हेतुपूत जो अनिच्छित पेशियों मांस सूत्रों को संकुचित कर देता है, और साथ ही इसके योग से अपस्तंभ वायु का स्तंभ गुण, वायु वहां पर रुककर स्तब्धता को प्राप्त हो जाती है और उस अंग को स्तंभ में मतलब सीधा कर देती है। श्वास प्रणाली का भी संकोच कर देती है। श्वास लेने में स्तंभ जहां पर आ गया, वहां पर आप ये समझ लें, स्तंभ का मतलब है वायु का अपना एक नैसर्गिक गुण है, और वो नैसर्गिक गुण वायु स्तंभता को प्राप्त हो जाती है, अर्थात वह प्रेशर लगा के किसी भी अंग को, जैसे टिटनेस वगैरह में होता है, वो पैदा करती है और श्वास प्रणाली को का भी संकोच कर देती है। अतः इस प्रकार उत्पन्न श्वास में हिस्टामिन के विरोधी एड्रिनल का सूची भेद त्वरित कार्य साधक जो हमारी औषधि है एलोपैथ की, वो है। हिस्टामिन के योग से होने वाली इस विक्रियाओं को विजातीय, जो हमको मतलब कहना चाहिए बॉडी साथ में कर रही है, अर्थात पुरुष विशेष के लिए प्रकृति विरुद्ध प्रोटीन एवं कई औषधियों से उत्तेजन प्राप्त होता है और एलर्जी के चिन्ह आहार द्रव्यों से उत्पन्न होते हैं। जन साधारण में भी ये शुद्ध विदित है। उसमें कारण आहार, किसी विजातीय प्रोटीन का शरीर में प्रविष्ट होना, औषधि की एलर्जी की विचार निस्तारण डॉक्टर लोग परीक्षा काल में करते हैं और वो उनके लिए प्रतिघात के रूप में होती है। क्या करना चाहिए इसको मैं हाँ, क्या करना चाहिए कि हमारे सामने ऐसी कंडीशन मरीज के लिए, प्रत्येक मरीज के लिए, या जिसको हम मतलब कहना चाहिए एक प्रकार से इंजेक्शन लगा रहे हैं या क्षार सूत्र कर रहे हैं और मरीज डरपोक है, डर रहा है, क्या करे, वो कह तो रहा है बाहरी मन से मैं करा लूंगा, मैं करा लूंगा, मैं करा लूंगा, और उसको जो हिस्टामिन है उसको हमको ध्यान रखने की जरूरत यह है कि जब हम क्षार सूत्र का मतलब या भगंदर का या उसका ऑपरेशन करते हैं तो हम ये पहले से ही अपने दिमाग में सब प्राप्ति रखें कि पेशेंट को कब्ज रहा होगा और इसका पूर्ति गुण अगर कहीं पित्त का वहां हो गया होगा तो कॉन्स्टिपेशन को रहा होगा और वहां हिस्टामिन बन के तैयार हो गई होगी, वो अपने काल का इंतजार कर रही है, वो अपने काल का इंतजार कर रही है। वेरी गुड डॉक्टर, बहुत बढ़िया। जब वो काल का इंतजार कर रही है तो हमारे पास भी मतलब कहना चाहिए टाइम है कि हम आपका 10 दिन के बाद ऑपरेशन करेंगे, उससे पहले हम क्या दें। अब आप बोलेंगे, और ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने किसी से पूछा है या मुझे किसी ने बताया है या मुझे जो है वो मतलब कहना चाहिए शास्त्र में नहीं मिला है, ये शास्त्र में ही है। एलर्जी, शीतपित्त, एनाफाइलेक्सिस शॉक्स, जो पेशेंट मतलब कहना चाहिए टकरा के आया है किसी से और वो शॉक में चला गया है, उसमें भी यदि हो सके तो वो ले सके तो, अन्यथा कुछ दिन उपचार करने से पूर्व किसका सेवन कराएं? हरितकी और मधु का सेवन कुछ काल तक कराने से, लिख लो इसको, और कभी फेल होने वाला नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बोले सर। हरितकी प्लस मधु का सेवन, 3 ग्राम हरितकी, 5 ग्राम मधु, आप 10 दिन तक मरीज को खिलाएं, उसके बाद बेखटक होकर उसके इंजेक्शन घोंपते चले जाओ, कुछ नहीं होता। डॉक्टर साहब दिन में 1 बार 2 बार? एक ही बार। ये सर 5 ग्राम में सिर्फ है सर, जिन लोगों की को मात्रा 5 ग्राम। एक सर मेरे एक क्वेश्चन है, मैं पूछूं? हाँ पूछो। हाँ, जिन लोगों को सर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जो लोग रहते हैं उनमें भी ये काम करेगा? बिल्कुल। मैं अभी साइड इफेक्ट, मैं इसके इफेक्ट लिखवाऊंगा, अभी इफेक्ट बताएगा है मैंने, ये तो मैंने शॉर्ट में इसलिए कर दिया क्योंकि 7 मिनट 10 मिनट टाइम। कईयों को एंटीबायोटिक नहीं सूट करता, कईयों को नसेड जितनी भी दवाई होती है, इबुप्रोफेन, वो पैरासीटामोल, निमोसलाइड जो भी दे तो वो सारा कुछ रिएक्शन कर सकता है, मैं सब कुछ है इसमें, आप चिंता ना करो, बेफिक्र होके दो, क्योंकि हमारे पास तो वो लेके आते हैं ना पूरा चार्ट, बोले इससे भी एलर्जी है, इससे भी एलर्जी है, हटा धक्का, इसको फटाफट मधु और वो दे दो, हरितकी 2 चूर्ण 10 दिन खाने के बाद आओ, फिर सब दवाइयां लिखती है। अब बताओ कौन सा ड्रग? सर ये सुबह को देना है, शाम को देना है? ये सुबह को दे दें।
खाली पेट देना है, खाने के बाद देना है? नहीं, खाने के बाद देना। खाने के बाद, ठीक है सर। अब अगर पेशेंट ऐसी स्थिति में है जो उसका, तो हमको ये मैंने आपको पहला बता दिया, और पहला इसलिए बताया क्योंकि ये आप पहले से उसकी प्रिपरेशन कर लेंगे तो हमको उसमें आराम मिल जाएगा, और आराम मिलने के बाद फिर हम उसको कुछ भी कर सकते हैं, चाहे आप उसका डर की वजह से या हिस्टामिन की वजह से, या जो पहले से बन चुका है या बन रहा है हिस्टामिन, उसको करने से पहले कुछ भी हो सकता है। मरीज चिल्ला सकता है, चिल्लाता रहे यार, लेकिन बेहोश नहीं होगा और एनाफाइलेक्सिस। जी। तो क्या जो केसेस हमारे ऐसे कई बार हम लाइगेट करते हैं, या डॉक्टर प्रभाकर जी भी करते होंगे, हाँ, तो ऑन टेबल शुरू में नहीं। जी जी जी। अब इसको लिखें, इसको आप ध्यान से सुने। जी। जो जी पॉइंट सर। है वो इसी के बारे में है। विरुद्ध जी अन्नपान जी। आदि का योग, ये विरुद्ध अन्नपान आदि का प्रयोग अगर करना पड़े तो भी, अब मैं तो ना दूध और वो खाऊंगा, क्या, आम, नमक, दूध और नमक। दूध नमक खाऊंगा, या जो नॉनवेज वाले होते हैं वो दूध, हम तो उसमें ऐसे करके खाएंगे, क्या दूध डाल के खाएंगे। अगर विरुद्ध अन्नपान का सेवन करना पड़े भी तो पूर्व संभावित व्याधि के उपचारार्थ, पूर्व संभावित जो हम पढ़ के आ रहे हैं, एनाफाइलेक्सिस, एलर्जी, शीत पित्त, ये सो वो दुनिया भर का, तब भी हरितकी और मधु का निरंतर सेवन कुछ काल तक करने पर विरुद्ध अन्नपान भी साथ में हो जाता है। दूसरा, तीसरा हो गया ये। जी जी। तृतीय उपचार में ये विषतुल्य विरुद्ध भोजनार्थ के सेवन से जो होने वाली व्याधियों के प्रत्युपाप, यानी कि उसके जो रासायनिक जो प्रकरणों वक्त जैसे होते हैं, उसको अगर रासायनिक बीच में संप्राप्ति भंग करनी हो रही है, रिएक्शन, आदमी दौड़ रहा है, बीच में रोकना है, शरीर में पहुंच गया, पहुंचने के बाद काम कर रहा है वो, और अपनी फाइनल स्टेज तक वो पहुंचनी चाह रही है कि मैं यहां तक पहुंचूं, उसे रोकने के लिए कौन सा ड्रग? जी जी जी। आपको समझ में आ गया कि कहाँ देना है ये ड्रग? हाँ, समझ में तो आया। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं, समझ में आ गया। इसका मतलब है हम अपने किसी भी पेशेंट को यदि हम ऑपरेट करते हैं तो पहले हर एक उस मरीज को हरितकी और शहद पे रखें क्या? जैसे हम लोग डेक्सा और एबिल वगैरह डॉक्टर साहब ने, सरोज जी ने बताया, या प्रभाकर जी से बात आईवी लाइन पे ले लेते हैं उसके बाद में, तो क्या पहले हम लोग 10 दिन ये शहद हरितकी का प्रयोग करें, फिर पेशेंट को ओटी टेबल पे ले जाएं? फिर पेशेंट को टेबल पे ले जाओ। टेबल पे ले जाने से पहले अब शरीर में थोड़ी बहुत क्रियाएं हिस्टामिन की चल रही होंगी, और तब उसको आप क्या खिला दें, और खिला के फिर उसको लिटाएं। नंबर 1, स्वर्ण लोहो प्रभूत महाप्रभावी रसायनों का प्रयोग पूर्व सेवन कर तदंतर किसी भी चिकित्सकीय कार्य को संपन्न कर। सुवर्ण लोहो प्रभूत महाप्रभावी, जी। अब कुछ भी ले सकते हैं। सुवर्ण लोहो प्रवत, जिसमें लोहो हो, और जो स्वर्ण से मतलब कहना चाहिए संगठित जो हमारा द्रव्य है, जो हमारा ड्रग है, उसको हम ले लें, और जैसे ही हम ऑपरेशन करने के लिए वहां जाएं तो हम पहले तो हरितकी उसको खिला चुके, निश्चिंत हैं कि हिस्टामिन वहां पर मर चुका होगा, लेकिन वो थोड़ा बहुत पड़ा है शरीर के अंदर, और वो अपनी क्रियाएं वहां रासायनिक क्रिया कर रहे हैं, उसको बाधित करने के लिए सुवर्ण लोह प्रभूत महाप्रभावी रसायनों का प्रयोग पूर्व सेवन करने से, मतलब पूर्व सेवन कराएं, और इसके प्रभाव से वृद्ध अनशनित जन दुष्परिणाम होने नहीं पाते। जी। चतुर्थ क्रियाक्रम में निर्दिष्ट उपचारों से देह में ऐसी दृढ़ता आ जाती है कि वृद्ध भी द्रव्य विकार उत्पत्ति करने में क्षम नहीं होता। और 5वां है, इस प्रसंग में शास्त्रोक्त तया एव द्रव्ये
ये कह दिया आचार्यों ने, तया एव द्रवे। सर ये चौथा क्या बताया? चौथा जी ये था, चौथा चौथा बताएं प्लीज। हाँ, चौथा ये था कि आपने हरितकी का सेवन कराया, और हरितकी का सेवन कराने के बाद आप निश्चित हो गए हिस्टामिन पक्वाशय में नहीं बनेगी, और वो संप्राप्ति हमने भंग कर दी है। ठीक है, तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आया कि हो सकता है कि थोड़ी बहुत तो इसके शरीर में चल रही होगी अभी, वो तो हमने वहां से भंग कर दी, लेकिन जो शरीर के अंदर पहुंच चुकी है इलियम से, वो भी थोड़ा बहुत कहीं ना कुछ कर रही होगी। आप टेबल पे ले गए, टेबल पे ले जाने से पहले हमने दो जो द्रव्य हैं उनसे कंटेंटेड जो हमारा कंपाउंड है, जो हमारा ड्रग है, वो हमने दे दिया। और वो क्या थे दोनों? एक तो सुवर्ण, सोने से युक्त होना चाहिए, और दूसरा वो लोहो से युक्त होना चाहिए। अब आप ड्रग देखो कौन सा है। जी बस आप उसको खिलाया, और खिलाने के बाद आपने जो है उसको 20 मिनट के बाद शिफ्ट कर दिया ओटी में कि आप इसको ले जाओ, फटाफट इसका ऑपरेशन कर दो। मतलब दो संप्राप्ति आप एक साथ भंग करके चले। 8 दिन से तो वो कर रहे थे, और जो अभी होगी या हो सकती है शरीर के अंदर ऐसी क्रिया कर रही हो, वो मैंने पहले से ही खिला के इसको भेज दिया। और वो फिर बीच में से यूज कर देते ना, कट अप, तुम्हारी रिएक्शन बिल्कुल कट, हटाओ पीछे। पेशेंट के साथ जी ऐसा नहीं होने देगी। यानी कि हमने दो चीज, आयुर्वेद में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि हम बीच में से भी काट सकते हैं, और तुमको पहले भी काट डालेंगे और बाद में भी काटेंगे। तो तीनों का अलग अलग है, और जी तीनों को ही हम साथ लेके चलते हैं कि तीनों ही स्थितियों में हमको ऐसी स्थिति देखनी ना पड़े। इस प्रसंग में शास्त्र में कहा गया है तया एव द्रव्य का ये अर्थ है कि जो द्रव्य वृद्ध हो उन्हें लेते हुए उनसे शरीर को भावित कर लिया जाए। विरुद्ध है, उनको लेते हुए उनको भावित कर लिया जाए। भावित करने का मतलब कोई औषधि ऐसी है जिसकी हम भावना देते हैं, और वो भावना देते हैं कि उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए, उसकी कंसंट्रेशन बढ़े और ये इफेक्ट जल्दी करे। और हमने भी वही काम कर दिया कि हमने भी जो चीज थी, लोहो क्या करेगा और सुवर्ण क्या करेगा। लोहो की सुवर्ण का काम है कि वो जितने भी हमारे रसायन, क्योंकि वो रसायन की तरह कार्य करता है, और तिक्त रस होता है। अब तिक्त रस का काम क्या है? तिक्त रस का काम है कि तुम भी वायु हो और हम भी वायु हैं, हम अग्नि से, तुम केवल वायु हो हिस्टामिन, और हम साथ में अग्नि भी भेज रहे हैं तुम्हारे लिए। और एक नहीं, एक लोहो की अग्नि भी भेज रहे हैं जो पूरे शरीर को सुदृढ़ रखेगी। तो वहां पर कहा है कि उसी से भावित कर दे, लोग तुम्हारा ही तुम पे ठोक रहे हैं। और एक ड्रग जो है हमने अग्नि मावुत उसको दे दिया, ये पकड़ो और इससे तुम बिल्कुल शांत रहो। क्योंकि हिस्टामिन एक वायु से संबंधित जो है वो ड्रग है, और वायु वो विषैली वायु होती है, और उसको करने के लिए हमने सुवर्ण का बीच में से ट्रैक्टर कट अप कहते हैं ना, एंटी ने जो हमने एंजाइम्स है वो को एंजाइम्स उसको दे दिया कि लो यहाँ पर लड़ते रहो, इसको इससे लड़ो, इसके बाद में पहले की क्रिया करो, और हमारा मरीज जब तक ऑपरेशन होगा वो निकल के बाहर को आ जाएगा, और आपका जो कार्य है वो यहीं पर आपका समाप्त होगा। प्रकरण की संप्राप्ति को समझते हुए हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि जिन पर विरुद्ध अन्नपान आदि का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता, विरुद्ध द्रव्य। अब ये थोड़ा सा इससे संबंधित है कि आगे मतलब कहना चाहिए जितना भी मैंने लिखा है वो उसको थोड़ा सा बड़ा है। मैं इसका अगर आपको लगता है तो मैं इसको पूरा ही एक बार ले लूंगा। तो मैंने श्वसन संस्थान पे लिखा है, त्वचा पे शीत पित्त उड़द पे लिखा है, महास्रोतस में इलियक में जो हिस्टामिन लिखा है वो लिखा है। अब सबसे पहले चीज तो कि हमारे पास एड्रिनल तो है नहीं, कौन सा ड्रग ऐसा है जो एड्रिनलिन के सिक्रीशन को बढ़ा देगा, वो बंद कर लो, बंद कर लो, बंद कर लो। अब तो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, अगर किसी को हो गया तो फिर क्या करें? जी जी वो इंपॉर्टेंट। यही तो इंपॉर्टेंट था, वो मैं बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुने। जी बताते रहे हरिओम जी, मैं एक इमरजेंसी डील कर रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, बताते रहे सर। एलर्जी और एनाफिलैक्सिस के विषय में अब ये जानना आवश्यक हो गया है
कि जो एलर्जी के लक्षण होते हैं वो सूक्ष्म मात्रा में प्रतिदिन दिए जाएं और उसकी मात्रा क्रमशः बढ़ाई जाती है, तो अंत में उसकी बड़ी मात्रा अनिष्ट चिन्ह उत्पन्न करती है। कितने ही जन सोमल, एफेन, अन्य अहितवह जो उसके शरीर को कभी भी साथ में नहीं होते हैं, वो अगर इसको यूज करते जाते हैं तो सनय सनय बढ़ते बढ़ते अंत में उसकी वह स्थिति की जो मात्रा शरीर में इकट्ठी होती है वो अनिष्ट लक्षणों को उत्पन्न करती है। और देखे जाते हैं, इतिहास प्रसिद्ध विषकन्या को भी यहाँ स्मरण किया जा सकता है। आयुर्वेद में सामान्यतः पुरुष मात्र के लिए असाध्य ऐसे द्रव्यों की उपार्जती सामता को ओक साप कहते हैं, जिसको निरंतर सेवन किया जाता है और अभ्यास सात्म कहा जाता है। एंटी एलर्जिक पदार्थों के विषय में कभी कभी ये स्थिति देखी जाती है कि प्रारंभ में ही इस काल या कुछ काल ये पदार्थ एलर्गन अथवा एलर्जी उत्पन्न करते देखे जाते हैं और बहुधा अनुभव द्वारा पुरुष जान जाते हैं। सो जानते हैं कि किस आहार औषधि द्रव्य का प्रयोग उनके लिए अहित व्यवहार होता है। जैसे केले स्पर्शता वीर्य शीत पदार्थों से या गन्ने के रस से जो पित्ताशय होने का इतिहास व्यवसाय में हमको उपलब्ध होता है। और इस विषय में ज्ञातव्य ये भी है, अब लिखो, कि इसमें विटामिन सी एलर्जी में हितावह होती है, क्योंकि यह एड्रेनलिन को शरीर में संग्रहित कर देती है। आंवला की रसायन या आंवला सोरस एड्रेनलिन को ही शरीर में संग्रहित करता है। ठीक है सर, 4 तरह के ड्रग मैंने बता दिए आपको। और जो इसमें सर आंवला सोरस और अमल की रसायन तो हो गया ना सर? हाँ, दोनों में से कोई भी आप अमल की रसायन बना सकते हैं और अच्छा है। चार ड्रग कौन सी बताइए सर? देखो, एक तो हरित की मधु पहले ही बता दिया था, आप उसका सेवन करें। ठीक है, 2 हो गया ये, और आंवला सोरस और अमल की रसायन। और एक लोहो युक्त और सुवर्ण युक्त, जब ऑपरेशन पे ले जा रहे हैं मरीज को, उस समय अगर कोई ऐसी स्थिति शरीर के अंदर बनती है जो पहले से बन चुकी है, या हमने हिस्टामिन की संप्राप्ति पक्वासे से तो खत्म कर दी, लेकिन उसकी कुछ थोड़ी सी मात्रा शरीर में है, जो ये हमारे ऑपरेशन को या एनाफाइलेक्टिक शॉक में वहां पर क्रियाएं जो हो रही हैं, उसी से मरीज अगर कोई परेशानी होती है तो उसको बीच में से कट करने के लिए, उसकी वहां पर रिएक्शन रोकने के लिए, किसकी, वो जो हिस्टामिन कर रही है उसको रोकने के लिए हमने लोहो और सुवर्ण युक्त एक योग दे दिया, 2 गोली खिला दी, 20 मिनट के बाद टेबल पे ले गए और हो गया, आपका ऑपरेशन हो गया, आप बाहर आ जाओ। अगर उसके बाद भी ऐसा हो जाता है, आपको लगता है कि शौक में जा रहा है, तो आप आंवला सोरस या अमल की अपने पास रखें और पेशेंट को 50 ml एक साथ में पिला दें। सर ये तो 3 योग हुए, चौथा सर कौन सा? सर एक हरितकी का हुआ, एक स्वर्ण लौ का हुआ, एक आंवले की रसायन। लौ हो गया, हरितकी हो गया, मधु हो अच्छा, गया। स्वर्ण और लौ अलग अलग, ठीक ठीक सर। हाँ सर, स्वर्ण और लौ का जो कॉम्बिनेशन है ना, इसमें एक ड्रग आती है स्वर्ण भूपति रस। हाँ बिल्कुल ले सकते हो। हाँ, स्वर्ण भूपति रस में ये लोहो भी, अब्र बसम भी है, लो बसम भी और स्वर्ण बसम भी है। हाँ, कांत लो बसम भी है इसमें। बिल्कुल ले सकते हैं। मैंने तो सिर्फ उसको इसलिए लिख दिया कि किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, ड्रग तो बहुत है। सर इसमें सारा कॉम्बिनेशन बढ़िया वाला कॉम्बिनेशन है। इसमें ताम्र बसम है, अब्रक बसम है, लो बसम, कांत लो बसम, स्वर्ण बसम, चांदी बसम और शुद्ध बसम। हाँ, ये जो 4-5 तरह के ड्रग बताए हैं, ये आपको केवल, जैसे कि यहाँ पर जो क्षार सूत्र से संबंधित है उसमें तो यूज करें ही करें, लेकिन आपके पास अगर कोई पेशेंट ऐसा आ रहा है जो मेरे को है, आप चारों ड्रग उस पर अपनाइए और फिर मुख्य रोग की चिकित्सा कीजिए। आपका मरीज हिल जाए तो बोल देना।
मेरी और थोड़ी इसका जो सर गुण और उपयोग भी है ना बहुत अच्छा है इसका। धनुर्वात, आड्यवात, पंगुता, कफवात और कटी शूलगुलम ये सारे इसमें जो भी फीचर आते हैं ना शोक में वो हाँ सारे ही आ जाते हैं इसमें। हाँ श्वास है, कास है हाँ हाँ एकदम, और कामला आपने बोला, कामला जैसी हाँ प्रेजेंटेशन हो जाती है। हाँ। अब कोई संशय? जी जब उत्तर वस्ती दी जाती है उस समय भी जैसे एट्रोजेनिक अभी सर बता रहे थे कि उनको लगा आघात जन्य तो नहीं हो गया ये शॉक, तो उत्तर वस्ती देते समय भी यूजुअली पहले एट्रोपिन यूज करते थे और अब जो है वो पहले बस्ती दे देते मात्रा बस्ती, उसके बाद पेशेंट को बुला के फिर उत्तर बस्ती दे देते हैं, तो नहीं होता, जैसे वायु नहीं बढ़ती और जो पेन के कारण जो शॉक में पेशेंट जाता है वो नहीं होता। तो हाँ क्या तो मतलब ये जो, हाँ जी, तो अगर अगर किसी को हम उत्तर बस्ती दे रहे हैं, ठीक है, तो वहां से सिर्फ हम इतना ही तो करना है कि अगर हमने मान ली किसी को 2 दिन पहले मात्रा बस्ती या नीरू बस्ती देकर उसको किया, तो हमने सिर्फ वहां पर इसकी केवल जो हिस्टामिन बन रहा है उस हिस्टामिन को तो बाहर निकाला, कर तो हम वो ही रहे हैं ना। तो जब ये शालसूत्र थेरेपी कर रहे हैं तो क्या उसमें मात्रा बस्ती जैसे जाती जाती तो यूज करते ही हैं, हाँ तो उसका भी कोई रोल होता होगा क्या? नहीं, कोट होता होगा, लेकिन अगर अगर हो सके तो वहां पर जो है जैसे कि अर्स में जो है वो ज्यादातर जो है इंडिकेशन है उसकी चीज का, नॉन इंडिकेशन है कि आप वहां पर ऐसा ना करें, लेकिन आपको लगता है तो वहां पर आप एरंड तेल से ब्रेचन करा दें, उसके बाद फिर जो है आप अगर आप ऐसा करते हैं तो अच्छा है। उसका वहां पर तात्पर्य यही है कि वहां पर किसी भी तरह से अगर कोथ पैदा हो रहा है तो उसको हटा दें। जी, और उत्तर बस्ती में जब हम लोग पेशेंट ले रहे हैं तो यही सारे ड्रग्स या किसी भी तरीके के बिल्कुल किसी भी तरह को, जी जी, ये टेस्टेड है, ट्रस्टेड है, शास्त्र के हैं, कुछ गलती नहीं हो सकती। जी थैंक यू सर। बहुत हो चुका, 10 बज गए और आप खाना भी खा लो अब। मैं एक सेकंड, धन्यवाद हरिओम जी, एक सेकंड मैं आपसे और जानना चाहूंगा। मैं एक्चुअली हमारा एक और इमरजेंसी वर्टाइगो का केस था, वो डील कर रहा था। जैसे और तो आपने सब बताया, काफी सुना मैंने और बाद में वीडियो में दोबारा भी सुनूंगा। जैसे उस कंडीशन में जब हमें एनाफिलैक्टिक शॉक हुआ और हम मॉडर्न की तरफ जा रहे हैं, उस कंडीशन में भी क्या हमें यही जो हरीथी और मधु वाला प्रयोग करना पड़ेगा या कुछ और? आपने हो सकता है बताया हो, मैं सुन नहीं पाया हूँ, मैंने ये बताया ना कि 50 ml उसको मतलब कहना चाहिए जो आंवला सोरस है या आंवला का जो रस है वो दे दे, और अगर पेशेंट थोड़ा सा आपको लगता है कि होश में है तो उसको वो तुरंत 50-60 ml एक बार में पिलाएं। आप 10-20 ml की मात्रा उसको ना पिलाएं, सीधे 50-60 ml उसको पिला दिया, और आप देखेंगे कि वो एड्रिन, क्योंकि विटामिन सी जो होती है वो एड्रिनलिन का स्टोर करती है और वहां पर उसी की तो कमी हुई है, और वही उसका एंटीटोड है हिस्टामिन का। डाइल्यूट करके, जल में डाइल्यूट करके पिलाएं, डायरेक्ट पिला दें? ऐसे ही पिला दें, बिल्कुल एकदम, क्योंकि ये तीक्ष्ण जो जितना ऐसे जाएगा ये वैसे ही अपनी तीक्ष्णता से तुरंत जाकर उसको करेगा। अगर डाइल्यूट करेंगे थोड़ी देर लग सकती है, क्योंकि शौक में जो भी चीज दी जाती है, क्योंकि शौक से हुआ तो उसको पिला दे। जी 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 जी, चलिए थैंक यू, कोशिश करते हैं अगली बार कभी ऐसा होता है। अच्छा मिश्रा जी, दो आंवले के मुरब्बे खिला के कर दिया, अगर कुछ नहीं होगा। जी पवन जी थैंक यू, ठीक है। चलिए, आप सभी लोगों ने बड़ा सहयोग किया पूरा इसी केस पे। मैं तो आज पूरा दिन भर इस केस को लेकर के ही सर बहुत भी एनाफिलैक्टिक शॉक हो सकता है, ये पहली बार मेरे साथ हुआ। सर थैंक यू, इतना अच्छा बताया, मतलब सोच भी नहीं सकते थे ये कंसेप्ट होगा भी आयुर्वेद में, और आपने कैसे ढूंढ के निकाला। आपके तर्कस में सारे बाण है, वज्र वो बाण वगैरह सब कुछ रखते हो आप। अरे इसमें क्या स्वर्ण का कोई भी जैसे आपने बताया लौह स्वर्ण वाला कोई शायद मिला के तुरंत चटा सकते हैं क्या? मिश्रा सर, हाँ स्वर्ण और लोह दोनों, हाँ स्वर्ण और लोह। अरुण जी अभी बात करता हूँ सर जी, स्वर्ण चटा सकते हैं? हाँ जी अरुण जी बताएं। हाँ मैं ये कह रहा था, मैंने सिर्फ डॉक्टर इनका गुरुजी का नाम लेकर हरिओम जी का तब प्रोसीजर शुरू कर दिया, अगर वो सारी थेरेपी इकट्ठी चली जाएंगी
भैया आप सब मतलब हरिओम जी, हमारे डॉक्टर लालता प्रसाद जी और हमारे डॉक्टर अशोक अग्रवाल सब जिस समय हम ये कर रहे होते हैं सब दिमाग में घूम रहे होते हैं। अब वो वही चीज जो हरिओम जी बता रहे थे कि जी 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 अब वो अभी हरिओम जी तक जाने के लिए 10 साल लगेंगे। इन्होंने 2011 से स्टार्ट किया था पढ़ना और हम लोग 2021 में स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक बात है, ये तो हमारे बिल्कुल ठीक बात है, बहुत मेहनत की है सर ने। जी जी प्राउड फील करते हैं हरिओम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली पवन जी का और आपका सरोज जी का और हमारे प्रभाकर जी का और डॉक्टर हरिओम जी तो खैर हमारे गुरु और मित्र दोनों हैं। प्रणाम आपको, धन्यवाद, थैंक यू। प्रणाम प्रणाम सभी को प्रणाम। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड नाइट, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम धन्यवाद, प्रणाम प्रणाम। आपकी मुस्कुराहट हमको, हमारी मुस्कुराहट और बढ़ा दी। विवेक जी नमस्कार।